सेबी ने ये जस्ट रिसेंटली डेटा निकाला है कि आउट ऑफ 100% इन्वेस्टर्स जो कि डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 90% इन्वेस्टर्स एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। मैं कंपाउंडिंग पे वापस आऊंगा। आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला इसी रीजन से सर। ओके, कि 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, और ये आइंस्टाइन ने बोला है। क्यों? रीजन क्या है कि कंपाउंडिंग आपको टाइम में बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है सर, वो होता है लोकेशन। आप अपना घर कहाँ ले रहे हैं, अगर आप उसको अप्रिसिएशन की तरफ से देख रहे हैं। अगर मुझे अपने रहने के लिए लेना है तो मैम जो घर मैं ले रहा हूँ वो अच्छा है सर। सेक्शन 54F जो कि हम बोलते हैं किसी भी सिक्योरिटी जैसे कि गोल्ड या इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड, इनको सेल करके जो मुझे टैक्स बनता है सर, कैपिटल गेन टैक्स, इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ अपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीद के। SIP पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ SIP, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो। जी मैम, तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत आसान भाषा में। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी एक वो व्हीकल है जो मेरे पैसे को ग्रोथ की तरफ पहुँचाएगा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता। आज हम धांसू चर्चा पे बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फाइनेंशियल हेल्थ, या अपने पैसे को हम कैसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें और इसको पैसा रिटर्न्स के लिए कैसे लगाएं, और इस टॉपिक से हमारी मेंटल हेल्थ कैसे जुड़ी हुई है, या हम अपने को स्ट्रेस से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर ऋत्विक सिंह रौतेला, CFA CWM, जो हेड ऑफ द प्रोडक्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं वाइस फिनसर्व कंपनी के। 14 ईयर से ये कंपनी है नोएडा में, और काफ़ी इनको बहुत अच्छी नॉलेज है इस टॉपिक की। तो ये इसके बारे में हमें डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे। वेलकम सर ऑन अवर चैनल। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं कितना अर्ली हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए, या कौन सी एज ग्रुप से आप रिकमेंड करते हैं कि हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या सेविंग एक तरह से अपनी स्टार्ट करें। मैम मैं ये तो कहूँगा कि इन्वेस्टिंग एज अ हैबिट होनी चाहिए हमारी, और शुरू जितना जल्दी हम कर सकते हैं उतना जल्दी हमें शुरू कर देना चाहिए। सो अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसे कुछ पॉकेट मनी मिल रही है, अगर अपने एक्सपेंडिचर से मैं थोड़ा अमाउंट भी सेव करके उसे इन्वेस्ट करूं तो मैं एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए बना सकता हूं। तो आज की डेट में एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम लोगों को पॉकेट मनी मिलता है 5-6 हज़ार जो भी मिलता है, 1-2 हज़ार तो आराम से अगर मैं किसी पार्टी में जाऊं स्पेंड हो जाएगा। मैं अभी आपको यहीं पे बीच में इसलिए रोक दूंगा। आपने बोला कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, मैं जब कॉलेज में था सबको पॉकेट मनी मिलता था जी। क्या हम लोग इस चीज को आजकल ना स्कूल के बच्चों को भी एक फोन नेसेसिटी हो गया है। 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के पास फोन आने लग गया है। बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया कोविड के बाद से। जी जी। हेल्थ के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हेल्थ एक अलग टॉपिक है बिल्कुल। स्कूल से क्या हम लोग इसको मेंटली अगर हम लोग, क्योंकि ये एक बहुत ऐसा टॉपिक है वास्ट, कोई इसको समझा नहीं सकता। फाइनेंसेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ नाउ, राइट? बिल्कुल सर, बहुत वास्ट टॉपिक है। तो क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये डालना चाहिए कि गुल्लक, भाई मेरे पास गुल्लक हुआ करती थी, मैंने अपने बेटे की ना गुल्लक बनाई है 2, बड़े बेटे की छोटे बेटे की, भाई कुछ भी पैसा कहीं से उठा लेता तो डाल देता है जाके वहां पे। हाँ। अब दिमाग में आ गया कि मेरी गुल्लक है, अननेसेसरी खर्च नहीं कर रहा है, नहीं तो चॉकलेट्स खाते हैं, हेल्थ भी खराब हो रही है। अब मैं क्या उसको पेरेंट्स क्या बच्चों को 10th 11th 12th वाले बच्चों के ब्रेन में ये डाल के, बच्चे सारे स्मार्ट हैं, क्या वो डालना चाहेंगे स्कूलिंग के लिए? मैं बोलूंगा आपको स्कूलिंग, फिर आपका कॉलेज जो करियर वाला टाइम होता है। तो इन दो के ऊपर आप मुझे बताएं प्लीज। सर मेरे हिसाब से तो ये जो जैसा मैंने कहा इन्वेस्टिंग मेरी हैबिट होनी चाहिए। तो ये जितना जल्दी मैं बच्चों में इम्बाइब करूंगा उतना अच्छा है कि वो जब आगे करियर में जाएंगे वो ये कर पाएंगे। तो बहुत सही कहा सर आपने, स्कूल के बच्चों को ऐसे गुल्लक या छोटी छोटी चीज़ों से, कॉमन एग्जाम्पल से ये सिखाना ज़रूरी है कि वो छोटा छोटा इन्वेस्ट करें। शायद उनके खुद के गोल्स हैं, जैसे कि कोई बच्चा आईपैड चाहता है, ऐसे छोटी छोटी सेविंग्स करके अगर आईपैड में वो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा तो उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी अच्छा सा लगेगा। एग्जैक्टली। तो वो जरूरी है कि हम स्कूल के बच्चों में भी ये हैबिट डालें कि वो इन्वेस्टिंग जरूरी नहीं है कि हमें मार्केट्स में डालना है उस पैसे को, वो गुल्लक में भी डाल रहे हैं, वो सेव करने की एक हैबिट बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और प्लस
जब वो पैसा वो सेव कर रहे हैं जो कि उनके अदर एक्सपेंडिचर जैसे कि चॉकलेट, टॉफीज, इन सब में नहीं जा रहा है, इन सब कंजम्पशन में नहीं जा रहा है, तो काफी वो अपनी हेल्थ को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, हेल्थ को भी अच्छा रख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा जो भी कॉलेज और स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं खासकर। और बल्कि आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारे कोशिश कर रही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स लेकर आए। जैसे हमारा PCM होता था और फिजिकल एजुकेशन होता था, आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी के भी क्रेडिट्स गवर्नमेंट सोच रही है कि करिकुलम में लेकर आए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा ऐसा मुझे लगता है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल स्टूडेंट्स सेविंग की हैबिट होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं, जितना भी पॉकेट मनी मिल रहा है आजकल तो बच्चों को काफी मिलता है, हमारे टाइम इतना नहीं होता था। तो उसमें से अगर वो एक पार्टी भी स्किप कर दें अपना या थोड़ा सा सेविंग कल्चर बना लें तो वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आगे के लिए भी अच्छा है। और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे आपने कहा, तो थोड़ा सा अवेयरनेस उनको पहले हो जाएगा, जो हमारे टाइम नहीं था, जो हम लोगों को 11th-12th में अवेयरनेस नहीं होती थी। इवन कॉलेज गोइंग जब मैं मेडिकल का भी कर रही थी तब भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, PG का भी नहीं थी। अब मुझे थोड़ी सी 2-3 साल से मैं सोच रही हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस आई है, क्योंकि लोन्स भी देते थे, हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना इंटरेस्ट जा रहा है या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक राइट एज ग्रुप से अगर उन लोगों को ये पता चलेगा तो बेटर रहेगा। तो जैसे आपने बताया कॉलेज गोइंग में कौन सी एज से इन्वेस्ट करना है, और जैसे कोई जॉब कर रहा है तो कितना उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कितना % वो उस हिसाब से करना शुरू करे, जो मिनिमम करे। मतलब ये नहीं कि उसके बाकी खर्चे अफेक्ट हों, पर एक वो उसके हिसाब से एक अपना बजट रखे कि एज अर्ली एज वो पॉसिबल स्टार्ट करे। ऐसा मुझे लगता है मैम कि पहले तो सबसे पहले मुझे अपने खर्चों को समझना चाहिए कि मेरे क्या खर्चे हो रहे हैं। सपोज अगर मैं आज 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसमें से 10,000 रुपये मेरे खर्चे हैं, जो कि मेरा हाउस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, ये बेसिक है। चाहे मैं 50,000 कमा रहा हूँ उसके लिए भी ये सेम है, जो 1 लाख कमा रहा है उसके लिए भी ये सेम है। तो एक बार मुझे अपने खर्चे समझ में आ गए तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं कितना सेव कर सकता हूँ। उसमें से मुझे हैबिट बनानी है कि जिस दिन सैलरी क्रेडिट हो उसके आने 1-2 दिन में ही वो पैसा मेरे अकाउंट से कट जाए। बिकॉज हम ऑफन क्या करते हैं, हम पहले पैसा जब क्रेडिट होता है पहले हम खर्चा करते हैं, जो बच जाता है उसको सेव करके फिर उसमें से इन्वेस्ट करते हैं। ये उल्टा होना चाहिए, पहले जैसे ही सैलरी आए पहले इन्वेस्टमेंट हो और फिर मेरे खर्चे हो, तो एक हैबिट अच्छी बनेगी और प्लस उससे एक्चुअल आप ज़्यादा अमाउंट एक्यूमुलेट कर पाएंगे। क्योंकि खर्चे बढ़ाने को आज अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। आजकल सब कुछ है मार्केट में, वो भी कम है, वो भी कम है। वो भी आजकल लोग क्रेडिट कार्ड पहले यूज कर लेते हैं, ऑलरेडी पहले स्पेंड और अगर मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट 2 लाख हो जाएगा, मैं 2 लाख भी खर्च कर सकता हूँ। तो पहले खर्चों से पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है, ताकि वो एक हैबिट बनी रहे, वो एक कंटिन्यूटी बनी रहे कि सैलरी आते ही क्रेडिट हो जाए, उसमें जैसी सैलरी क्रेडिट हुई एक अमाउंट डेबिट होके मेरी इन्वेस्टमेंट्स में चला जाए। अब बाकी मेरे पास अमाउंट है जिसमें मैं अपना खर्चों को मैनेज करूं, तो ये बहुत जरूरी रहता है। खर्चे से पहले हमारा डिसाइड हो जाना चाहिए हमें सेव कितना करना है अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो भी एक हमारे तरह से खर्चा है हमारा, मतलब उस हिसाब से हमें रखना चाहिए। जी मैम, तो नहीं तो हम वही आपने जो बोला अपर लिमिट है ही नहीं, अपर लिमिट तो कोई नहीं है, बेयर लिमिट 10%। मुझे अपनी गाड़ी छोटी लगेगी मैं नहीं खरीदूंगा, घर अगर वो लगेगा तो हम लोग कभी बचाने की तरफ जा ही नहीं सोचते। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात करी, व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी सेविंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सैलरी एंड योर बजट, मतलब एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए जिसको आप लगा के रखें। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछना था, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे अर्ली कैरियर में हम लोग क्या करते हैं, पहले मैंने भी जैसे घर में इन्वेस्ट कर दिया कि घर एक बुक ब्लॉक कर दिया तो EMI पहले बन जाती है, तो वो EMI बन जाती है तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। तो कब आपको उसके लिए रेंट पे रहना चाहिए, कब घर के लिए सोचना चाहिए? क्योंकि हमें भी पहले एजुकेशन नहीं था, 10 साल तक मैं उसकी EMI देती रही। वो अगर मैं इन्वेस्ट कर देती पहले तो वो एक अच्छा कॉर्पस बन जाता और मैं अब खरीद सकती थी। तो अर्ली एज पे इन्वेस्ट करना क्या सही है एक होम के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास मेंटेलिटी है कि अपना घर होना चाहिए, आधे लोग EMI में लगे हुए हैं। अब थोड़ा मेंटेलिटी चेंज हो रही है, मैं अभी तक रेंट पे रहती हूँ लेकिन मैंने वो पहले इन्वेस्ट कर दिया। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि रेंट पे रहना वर्सेस अपना घर लेना, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, यहाँ पर आएगी शादी। जी, शादी होती है सबसे पहले टेंशन होता है ना अपना घर, भाई बहुतों पे होता है, पेरेंट्स के साथ हम लोग रहते हैं, हिंदुस्तान है जी, हम लोग जो है साथ में ही रहते हैं, यूजुअली कंबाइंड फैमिली है। डॉक्टर साहब जो पूछ रही हैं उनका यही है कि शादी होते ही बहुत सारे लोग कोई बाहर जो इंजीनियर्स हैं वो लोग अलग रह रहे हैं जी सर, उनको कहीं पे शिफ्ट होना है तो वो सबसे पहले अपना घर का दिमाग में आने लग जाता है। हाँ जी, तो अपना घर वर्सेस
किराए का घर। तो ये किराए का घर। तो इसको हम एक बार बेसिक चीज़ों से समझते हैं सर। Right. और ये डेटा है हमारे पास आरबीआई का। अगर आप घर को एप्रिसिएशन के लिए ले रहे हैं, तो अगर आप एवरेज लें पूरे इंडिया का, तो लास्ट 15 साल में आरबीआई का डेटा है ये, एप्रिसिएशन सिर्फ 3.5% हुई है। कितना? 3.5% किस चीज में? प्रॉपर्टी की वैल्यू में। तो इसलिए 15 साल में, लास्ट 15 साल में, ये आरबीआई का डेटा है। अगर मैं पूरे इंडिया का एक एवरेज लूं, तो इसलिए प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सर, वो होता है लोकेशन। आप अपना घर कहाँ ले रहे हैं, अगर आप उसको अप्रिसिएशन की तरफ से देख रहे हैं। अगर मुझे अपने रहने के लिए लेना है, तो मैम जो घर मैं ले रहा हूँ वो अच्छा है। आज अगर मुझे 2 BHK की जरूरत है, तो 2 BHK, क्योंकि मैं उसमें रह रहा हूँ, उससे कुछ इनकम नहीं ले रहा, तो मेरे लिए वही अच्छा है। अगर मेरे को 3 BHK मेरी रिक्वायरमेंट है, तो 3 BHK अच्छा है, क्योंकि वो एक तरीके से एसेट तो है, लेकिन मैं उसको कहीं यूज नहीं कर सकता। जैसे कि मेरे घर में जो भी गोल्ड होता है, मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, इंडिया में हम बहुत सेंटिमेंटल होते हैं गोल्ड और प्रॉपर्टी को लेके। आप कितने भी वर्स्ट कंडीशन में चले जाइए, आप इनको नहीं बेचेंगे। एग्जैक्टली। तो मेरी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है, वो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जब मेरे फाइनेंशियल गोल्स आए, जब मेरे बच्चों की एजुकेशन का गोल आए, या मेरी रिटायरमेंट का टाइम आए, इनसे मैं इनकम जनरेट कर सकूं या इनसे पैसा जनरेट कर सकूं। तो इसीलिए रियल एस्टेट अप्रिसिएशन के लिए लेंगे तो लोकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैम आपने बहुत सही कहा, आज की बात अगर मैं रेंटल यील्ड की बात करूं मैम, तो ये ग्लोबल डेटा है कि कुछ सिटीज़ जैसे लंदन, वहाँ की भी रेंटल यील्ड 8% तक जाती है। मतलब कि आज भी अगर आप कंपेयर करें, आप एक 3 BHK लेते हैं 1 करोड़ का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रेंट उस पे कितना 20,000 रुपए है, 25,000 है, 20 से 25,000 25,000 रुपए से ज्यादा होना, मतलब इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सो आपने 1 करोड़ रुपया खर्च किया, आप सिंपल मैथ्स देखिए, आपने 1 करोड़ रुपया खर्च किया, आपको 20,000 रुपया आ रहा है, 2,40,000 रुपया, तो आपकी रेंटल यील्ड क्या हुई? 2.4%। हम ये कभी नहीं देखते, हमें वो लगता है कि हाँ वो 20,000 रुपया आ रहा है मेरे पास, लेकिन मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है? सिर्फ 2.4%, जिसपे मेरे खर्चे अलग होंगे उसको फ्लैट को मेंटेन करने के लिए। मेरे को टेनेंट ढूंढना पड़ेगा, टेनेंट के साथ और सरदर्द होते हैं जो एसोसिएटेड रहते हैं, उस पे जो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, वो भी एक इशू रहता है। तो अपना जब भी कोई इंडिविजुअल, हमारे व्यूअर्स, ये डिसीजन ले कि मुझे रेंट पे लेना है अपने लिए या फिर मुझे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि EMI मैं 8% पे पे कर रहा हूँ, वहीं अगर मैं उसको SIP या किसी और इंस्ट्रूमेंट में डाल रहा हूँ, हम एट मिनिमम 12% का रिटर्न मैं ले रहा हूँ। तो 12% लेना वर्सेस 8% किसी को देना, ये डिफरेंस, क्योंकि पूरा कॉर्पस तो हमारे पास होता नहीं है जब भी हम फ्लैट लेते हैं, या मतलब क्योंकि अगर आप ले रहे हैं 30 से पहले या 35 तक भी ले रहे हैं, तो आप आधा 50% तो एटलीस्ट आप उसमें EMI कराएंगे। तो फिर वही है, EMI का अगर आप लोन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो वो रफली वो भी हमारा जाता है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट डाउन पेमेंट का ही लोग, तो मैंने देखा है कि 70% तक भी आपका EMI रहता है, 30% ही उनके पास रहता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे अगर खरीदना भी है तो लेट खरीदे कोई घर, या फिर जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, मतलब किस हिसाब से उनको एक बार प्लानिंग करना चाहिए? अगर एक मैम, अगर मैं लोन ले रहा हूँ, क्योंकि घर एक पर्सनल डिसीजन है कि जब मेरी फैमिली स्टार्ट हो रही है या मेरे को रिक्वायरमेंट है इस घर की, एंड कोविड के बाद हमने रियलाइज किया कि अपना घर होना थोड़ा जरूरी है। तो मेरे को इतना ध्यान रखना चाहिए कि जितने का मैं अपना EMI सेट कर रहा हूँ, अगर मेरे को मेरी पॉकेट अलाउ करती है तो मैं उतने की ही एक SIP सेट कर लूँ। तो आप अपना प्रिंसिपल पे आउट करते जाएंगे, क्योंकि मुझे 8% का लोन है और 12% बेयर मिनिमम की ग्रोथ मिल रही है। तो मैं अपना कॉर्पस भी बिल्ड कर रहा हूँ, ये मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं इस EMI को पे ऑफ कर सकता हूँ। तो आप अपना लोन का जो टेन्योर है वो भी ऑलमोस्ट हाफ कर सकते हैं, हाफ से भी कम, बस उतने ही अमाउंट की SIP स्टार्ट करके जितना आप। मैं ये समझा नहीं अभी, मतलब मैंने एक अमाउंट मैंने लोन लिया, मैंने अगर आज से 12 साल पहले मकान लिया था। जी सर। तो 12 लाख का लोन हुआ था, मुझे याद है। ठीक है। और वो 12 लाख का लोन अगर मैंने लिया है,
तो हम लोग आज तक उसको पे कर रहे थे जी। तो ऑलमोस्ट जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑलमोस्ट डबल चला जाता है। जी जी। तो मुझे मतलब बीच बीच में हमेशा डालना चाहिए था। डालना चाहिए। मुझे वो हमने डाला नहीं, हम लोग सिर्फ EMI देते रहे। हमेशा लगता था कि 8% ही तो लोन है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस तो नहीं मतलब थी। एक अगर मैं EMI सपोज मेरी 10,000 जा रही है तो 10,000 में और SIP के लिए इकट्ठे करके रखूं। जी, अगर मैं 10,000 की मेरी EMI जा रही है, जो सर मैं 8% जिसपे ब्याज पे कर रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ अपनी जेब ठीक से, है। वहीं मेरे पास एक SIP है जो मुझे 12% रिटर्न दे रही है। तो वो ठीक है। 8% भी चला गया और हमारा वो 4% एक्स्ट्रा आ अच्छा, गया। तो नेट मेरा 4% का ग्रोथ है। तो वो 8,000 10,000 पे मैं लोन में ना डाल के ना मैंने SIP चालू कर रखी है, बिल्कुल। और उससे मेरे को एक्स्ट्रा वो आ रहा है इंटरेस्ट, हाँ मतलब जो मुझे जो रिफंड आ रहा है जी। लेकिन फिर वहां पर तो मेरे को जो है EMI तो देना ही है ना मुझे। EMI तो देना है सर आपको। तो आप अपने लोन के टेन्योर तक इतना, हाफ टेन्योर तक इतना अमाउंट एक्युमुलेट कर लेंगे कि जो आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसको आप आराम से पे ऑफ कर देंगे। तो आपका लोन का टेन्योर भी कम हो गया, आपकी लाइबिलिटीज भी खत्म हो गई। अब जब तक वो लोन था तब तक वो प्रॉपर्टी किसकी थी? बैंक की। अब वो प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स का सेक्शन होता है सर, सेक्शन 54F, जो कि 54F। हम बोलते हैं किसी भी सिक्योरिटी जैसे कि गोल्ड या इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड, इनको सेल करके जो मुझे टैक्स बनता है सर, कैपिटल गेन टैक्स, इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ अपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीद के। मैं समझा नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ और इससे मैम के आंसर का कंक्लूजन होगा सर, क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा कि अगर मैंने एक कॉर्पस को मैं जॉब में आया, मैंने SIP करना शुरू किया और उसको मैं एक्युमुलेट करता गया। मेरे को एक कॉर्पस एक्युमुलेटर है जो कि 12% से ग्रो कर रहा है। जब मेरे को लगा कि हाँ अब मेरा घर लेने का एक अच्छा टाइम आ गया है, मेरे पास एक सफिशिएंट कॉर्पस भी है इसको फंड करने के लिए, मैंने अगर उस पैसे को निकाला उन म्यूचुअल फंड से, तो अगर मैं घर नहीं लेता तो मुझे जो मुझे गेन्स हुए उस पर टैक्स पे करना पड़ता। वहीं उस पैसे को, उस गेन्स को अगर मैं किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डालूंगा तो मेरा टैक्स मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो टैक्स बच जाता है। वो टैक्स बच जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, ये SIP पे जैसे हमारा 12% के आसपास टैक्स आता है, हाँ आता है जी मैम। तो अगर कोई जैसे 2 साल तक इन्वेस्ट कर रहा है या 5 साल तक इन्वेस्ट कर रहा है तो भी उसको 12% का ही टैक्स देना ही है जी। अगर वो निकालता है उस पैसे को और उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं ले रहा, तो उनको उस पे 12.5% का टैक्स पे करना है। और अगर हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर वो आपका टैक्स हट जाएगा। तो मैंने अपने गेन्स भी एक्युमुलेट कर लिए, एक एसेट भी बना लिया और टैक्सेस भी नहीं पे करे उस पे, नहीं पे करे। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट ये हो गया क्योंकि रिटर्न्स भी अच्छे ले लिए हमने और उसके बाद हमारा टैक्स भी बच गया और आपने उससे एक कॉर्पस जनरेट करके आपकी EMI भी कम हो गई, क्योंकि आप कम EMI के लिए 2023 से पहले इसकी कैपिंग हुआ करती थी अनलिमिटेड, मतलब आप कितने भी गेन्स को सेट ऑफ कर सकते थे। आप कितना भी गेन आएगा तो आपको सेट ऑफ कर सकते हैं टैक्स नहीं देना है अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, अच्छा रेजिडेंशियल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अब वो कैपिंग हो गई 10 करोड़ के गेन्स की। ओके, तो बहुत ज्यादा है। हम लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल 10 करोड़ तो एक जीवन का पूरा जीवन लग जाएगा 10 करोड़ पे हम लोगों को कमाने। क्योंकि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास होती है वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो इतने तक का घर सोचती है। ये बहुत अच्छी लिमिट है सर और मैम, और ये मिडिल क्लास के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। तो हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं जी। तो अल्टीमेटली एक मुझे ये चीज समझ में आई है जो मुझे नहीं मालूम थी कि राइट एज इंपॉर्टेंट थी, जो आपने बोला स्कूलिंग से एक हैबिट बने। कॉलेज में आते आते उसको आप अपना कोई भी, अगर हम लोग सारे जो लड़के और सारे आजकल तो खैर ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन अपने टाइम का भी अगर हम देखें तो कोई ना कोई अच्छी हैबिट और बुरी हैबिट हम लोग ले लेते हैं कॉलेज टाइम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोई भी अगर बुरी हैबिट भी है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सपोज मैं स्मोकिंग के लिए बात करूं तो भाई अगर 4 सिगरेट पी रहे हो, पहली बात तो पीनी नहीं है, बिल्कुल पहली बात तो पीनी नहीं है। अगर पीनी नहीं है तो आप उसको एक कम कर दो। भाई शौक भी पूरे करना, ठीक है शौक करिए जी, बट अगर एक कम कर देंगे तो वो आपने एक अमाउंट छोटा सा बचाया, और आपने कॉलेज से ही आपकी वो हैबिट बचपन में थी तो आपने उसको अपना अमाउंट को कॉर्पस करके आपने वो शुरू कर दिया। बिल्कुल। शादी आते आते आपने जो है कहीं ना कहीं पर आपके दिमाग में आया कि भाई मुझे घर अब लेना है नहीं लेना है, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, और रिक्वायरमेंट देखने के बाद आपको लगे तो आप अभी ले लीजिए, नहीं तो आप उसको फिर
इन्वेस्टमेंट आपने जैसे बोला जी। आप उसको डाल दीजिए और जब आपको सही टाइम दिखे 4-5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, तब आप अपना जो कॉर्पस इकट्ठा करके कलेक्ट करके आप एक घर ले सकते हैं और आपको वो टैक्स भी नहीं जाएगा। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा ये मुझे 12.5% क्योंकि मैं भी अभी SIP का समझ रही थी, मुझे भी नॉलेज नहीं था, तो ये सब ये बता रहे टैक्स जाता है। अच्छा, व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा ये समराइज आपसे करवाना चाहूंगी, व्हाट इज SIP, म्यूचुअल फंड क्या है, थोड़ा सा उनको समझ आएगा कि SIP पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज SIP, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो। जी मैम, तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत आसान भाषा में, म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है। जैसे मुझे अगर यहाँ से मुंबई जाना है, सो मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं अलग अलग व्हीकल से जा सकता हूँ। मैं बाय कार जा सकता हूँ, एक रोड ट्रिप कर सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं प्लेन से भी जा सकता हूँ। राइट। तो एक व्हीकल के थ्रू मुझे जाना है। अब मुझे ऐसे ही मेरे को अपने पैसे को कहीं पहुँचाना है, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी एक वो व्हीकल है जो मेरे पैसे को ग्रोथ की तरफ पहुँचाएगा, जिसमें हम सब पैसा डालते हैं, आप डालते हैं, मैं डालते हैं। अब हम लोग मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं है, एज अ कॉमन मैन हम लोग मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं है, तो हम एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट है, जो 24 घंटे मार्केट्स पे अपडेट रहता है, जिसकी एक एनालिस्ट की टीम होती है, जिसका काम है इस जो कलेक्टेड पैसा है उसको हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट करने का। तो जैसे मैंने कहा, जैसे प्लेन है, प्लेन का भी एक पायलट होता है जो कि क्वालिफाइड है, वैसे एक फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को ग्रोथ की तरफ पहुंचाएगा। एंड ये हम सब अपने एसेट्स को थोड़ा थोड़ा पूल करके, जैसे मैंने 1 लाख रुपए दिए, आपने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 10,000 रुपए दिए, हम सबको अरे जब एसेट्स को पूल कर लेंगे तो वो एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। तो उससे फंड मैनेजर को भी इंडिपेंडेंस मिलती है अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करने की। अगर कुछ शेयर्स ऐसे हैं, अगर मैं आज अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना जाऊं, तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 2,500 का एक शेयर मिल रहा है। मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने थे, तो 2,500 करने का तो सिर्फ मैं वो 4 शेयर्स लेके बैठूंगा। लेकिन उसी कंपैरिजन में जो फंड मैनेजर जो 100 और 1000 करोड़ का फंड बना चुका है हम सबके पैसे को लेके, तो मुझे उस शेयर का एक्सपोजर भी मिल रहा है, लेकिन मुझे उतना पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ा। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें जो फंड मैनेजर है वो हर रोज आपको आपकी वैल्यूएशन दिखाता है, शो करता है, NAV के बेसिस पे आपको यूनिट्स एलोकेट होती है। तो ये म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके मैम। एक, मेरे पास आज लमसम पैसा पड़ा है, मैंने उसको लमसम इन्वेस्ट कर दिया, इसे कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि मुझे पता है मेरे को पैसा धीरे धीरे आना है, हर मंथ कुछ ना कुछ आना है, तो मैं चाहता हूँ हर मंथ थोड़ा इन्वेस्ट हो। तो हर मंथ इन्वेस्ट करने या एक रेगुलर पीरियड में इन्वेस्ट करने को हम SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड में पैसा सिस्टमैटिकली जाएगा तो उसे हम SIP बोलेंगे। मतलब मैं अगर हर महीने इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में भरना चाह रही हूँ म्यूचुअल फंड में, तो दैट इज SIP अगर मैं समराइज करूंगी। और म्यूचुअल फंड आपने बताया कि हम एक साथ, जैसे 1 लाख है मेरे पास या 2 लाख है, तो मैंने उधर डाल दिया, तो वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया। और म्यूचुअल फंड में जैसे आपने समझाया कि वी हैव अ फंड मैनेजर, जो मतलब जैसे अगर मैं 10,000 के खुद शेयर खरीदती हूँ या स्टॉक पे इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं कम खरीद पाऊंगी, या वो हमारे फंड को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि ये भी लोगों के पास कंफ्यूजन होता है कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं, यही मैं वो शेयर खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, पर जैसे मेरे मन में डाउट रहता है कि जो मैंने शेयर्स का लोगों से सुना है कि कुछ बढ़ते हैं कुछ कम कर वो होते हैं, तो लोगों का एवरेज वही रहता है, और फिर आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जिसका काम है, मुझे लगता है, जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ तो मुझे दांत के बारे में पता है, मैं बाकी चीजें नहीं अच्छे से कर सकती, तो फाइनेंशियल के लिए जो एक्सपर्ट है मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा जैसे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि लोग इसमें ना बहुत टाइम अपना पैसा खराब कर देते हैं, दे डोंट टेक रिस्क आफ्टर दैट। मैंने लोगों से सुना, एक लेक्चर मैं सुन रहा था अभी, एक लेक्चर में मैं गया था जहाँ से आप लोगों से मुलाकात हुई, तो उस लेक्चर में मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि जो डाटा दिया है, अभी मुझे उसके डाटा का मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लेक्चर वो आप मुझे बताइएगा, कि एक डाटा दिया गया है कि इतने लोगों ने जो इन्वेस्ट करा है पिछले, जो ये RBI का ही डाटा था मेरे ख्याल से, 93% लोगों को जो है लॉस हुआ था, ऐसा कुछ डाटा था, और सिर्फ 7% लोगों को उसके अंदर गेन हुआ। और जबकि जगह जगह ये दिखाया जा रहा है कि SIP करो, गवर्नमेंट भी पीछे पड़ी हुई है कि SIP में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो। तो मैं ये चीज ना बड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर हम लोग SIP में, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट। जी,
तो क्या लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि एसआईपी करनी है और म्यूचुअल फंड में डालना है, और 93% लोगों को जो है इसमें लॉस भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या टेक है आपका? मैं आपको करेक्ट करूंगा सर, मुझे नहीं मतलब जी प्लीज। म्यूचुअल फंड में इसलिए प्रमोट कर रहे हैं सर, जैसा मैम ने कहा, लोग डायरेक्ट स्टॉक्स करना चाहते हैं, एग्जैक्टली उसमें वहाँ पे लॉस हो रहा है लोगों को। मुझे ये डायरेक्ट स्टॉक्स में लॉस हो रहा है। और डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए मैम आपने बहुत सही बोला कि हम अलग अलग अपने प्रोफेशंस में, आप डेंटिस्ट हैं, कोई इंजीनियर है, हम अपने प्रोफेशन को बखूबी जानते हैं। इसका मतलब अगर जो डायरेक्ट स्टॉक्स में कोई जा रहा है, सपोज मेरे को एक फ्रेंड ने मेरे से बोला कि ये वाला शेयर खरीद ले, राइट सर, मेरे फादर ने आज तक जो है शेयर 1-2 बार कभी खरीदे थे जी, हमेशा लॉस में रहे होंगे जी, तो हमारे को क्या सिखाया गया? कभी खरीदना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एक LIC ले ले बेटा, उसके पीछे नहीं बिल्कुल सही कहा सर। भाई मैं 40 साल का हो गया जी, अब मेरे को ये बताया गया कि LIC ले ले, मेरे सिर्फ 1-2 LIC है, बहुत बेसिक पैसे की है, बहुत बड़ा अमाउंट मैंने नहीं डाला है इस चीज के अंदर। तो उस चीज को अब कैसे हम लोग, मतलब डायरेक्ट स्टॉक के लिए मतलब एक फंड मैनेजर चाहिए नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन ये हो गया जी, जो भी डॉक्टर साहब ने पूछा है। और अगर हम लोग पहले इसी पे बात करते हैं सर, मैम ने जैसा कहा कि डायरेक्ट शेयर्स में ये लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोविड के बाद सबसे ज्यादा मैडम, क्योंकि लॉकडाउन में हम सबके पास बहुत फ्री टाइम था और मार्केट्स बहुत ही ऊपर नीचे हो रही थी, सबने सोचा पैसा बनाते, तो हमारे को एक एडिक्शन सा भी आजकल लग गया है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। तो 6000 स्टॉक्स है मैम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, 6000 स्टॉक्स हैं। अब क्या मैं हर स्टॉक की बैलेंस शीट पढ़ सकता हूँ? क्या मैं हर स्टॉक की अर्निंग्स पढ़ सकता हूँ, उनकी मैनेजमेंट को समझ सकता हूँ? आधों को लोग तो उनके बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन बिजनेसेस में वो कंपनीज हैं, तो बिना समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सर देयर आर हाई चांसेस मेरे को हमेशा लॉस ही होगा। वही इन कंपैरिजन म्यूचुअल फंड में सर एक फंड मैनेजर है जिसका 24 घंटे का काम ही इन कंपनीज को पढ़ना, उन्हें समझना और फिर राइट कंपनी को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, क्योंकि एक क्वालिफाइड मैनेजर आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वर्सेस आप खुद कोई ना कोई 1-2 स्टॉक्स को परचेज और सेल कर रहे हैं। फिर मैं सर के डेटा पे आऊँगा सर। सेबी ने ये जस्ट रिसेंटली डेटा निकाला है कि आउट ऑफ 100% इन्वेस्टर्स जो कि डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 90% इन्वेस्टर्स FD के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। हाँ, यही शायद डाटा था, मैं कंफ्यूज था, RBI नहीं, सेबी के डेटा से 90% लोग FD को ही नहीं बीट कर पा रहे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब एक ड्राइवर पे भरोसा कर रहे हैं प्लेन में, डॉक्टर्स पे भरोसा करता है पेशेंट जी, तो एक फंड मैनेजर पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। एक अच्छा कंपनी हमें चूज करना पड़ेगा जो हमें सही गाइडेंस दे पाए कि आप ये करिए और ये मत करिए। बिल्कुल, जिसका काम है उसी को अच्छा है, मतलब वही ज्यादा अच्छे से कर सकता है। इट इज लाइक कि एयरप्लेन खड़ा है, बस फ्यूल सब है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने पढ़ा था कैसा होता है, तो आज मैं चलाना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। You need a good driver just to drive that thing, right? Correct sir. तो good driver is always good, मतलब good guidance is always important. मैंने एक पॉडकास्ट में भी अभी सुना था कि जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, तो उसमें भी बहुत, मतलब जितनी SIP हमारी 2 महीने की पूरे डेटा है इंडिया का, उससे ज्यादा के लॉसेस हुए हैं उसमें। बिल्कुल मैम, मतलब कुछ, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेटा, 5600 करोड़ का बताया गया। ट्रेडिंग 5600 करोड़ के आसपास का, मतलब ये सही डाटा है, गलत है हमें नहीं पता। ट्रेडिंग में उतना लॉस हुआ है जितना 2.5 महीने की SIP इंडिया में होती है, जो डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी टाइम में बेच देते हैं। लोगों को लगता है एकदम पैसा डबल हो जाए, या जहां बढ़ा वहां बेच दिया। मतलब मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आती, मैं समझना भी नहीं चाहती। म्यूचुअल, मैंने तो जैसे म्यूचुअल फंड्स और SIP लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा व्यूअर्स को ज्यादा हो जाएगा तो बेटर रहेगा उनके लिए। मैं सारे व्यूअर्स को ये रिकमेंड करूंगा सर आपके माध्यम से कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को जब स्कोर करते हैं, तो 10 में से अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है ना, तो आप ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट था, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था मैम, तब मेरे मेंटर ने सिखाया था कि ट्रेडिंग में हमेशा ब्रोकर पैसा कमाता है। राइट, आप खरीदेंगे चाहे बेचेंगे, आप प्रॉफिट में खरीदें चाहे आप लॉस में खरीदें, ट्रेडर को तो पैसा, जो ब्रोकर है आपका, उसको उसकी कमीशन पूरी मिल रही है। लेकिन आप सिर्फ कि मेरा पैसा डबल हो जाने के चक्कर में हम बच्चों को ये जरूर सिखाते हैं कि जुआ मत खेलिए, लेकिन जुआ भी तो यही है, जुआ ही हो गया। तो आप बिना किसी कंपनी को जाने बिना कि उस कंपनी वो क्या करती है, उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, उसकी कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है,
उसके कितने लोन्स है, ये सब जाने बिना आप ये सोच रहे हैं कि आज ये कंपनी बढ़ेगी और मैं इसमें पैसा डाल रहा हूँ, तो ये जुए बराबर ही है। और मार्केट यही चाहती है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि इन्वेस्टर्स अवेयर रहें, इन सब चीज़ों में ना पड़े। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक बिगनर्स लक भी एक चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं कि जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना मैम, तो कुछ मुनाफा बन के आता है, वो लक बोलते हैं उसको। लक बोलते हैं, बिगनर्स लक। ये कसीनो में भी ऐसा ही होता है। कसीनो में भी ऐसे ही होता है। जब आप पहली बार मैं आज तक इसलिए गया ही नहीं कभी, डर के मारे कसीनो। ये बताते हैं कि एक बार अगर आपने खेलना शुरू कर दिया तो आप हार जाओगे जी, और बाद में, और आप रोते हुए बाहर निकलोगे। रोते हुए बाहर निकलोगे। नहीं, कोई गैम्बलर आज तक ऐसे बिलियनियर तो नहीं बना, इतने सारे लोग बने होंगे, गैम्बलर। हमें नहीं पता। हमें तो भाई यही सिखाया गया कि जाओ तो दूर से देखो, जी जी और जी। बाकी आपको लक आजमाना है तो आप अपना जाइए। फिर तो थोड़ा अमाउंट फिर आप उस अमाउंट को लेके जाइए कि ये फिक्स अमाउंट करना है कि ये मैं भाई खो जाऊंगा। अगर इसके बाद अगर हार गया तो मैं फिर बाहर आना नहीं। नहीं सर, ये नहीं। नहीं मेंटालिटी होनी चाहिए कि अगर मैं ये पैसा लेके जा रहा हूँ जुआ खेलने, तो ये पूरा मैं खो के आऊंगा। ओके आऊंगा। जी, अच्छा, तो तभी आपको ट्रेडिंग करने जाना चाहिए और उतने ही पैसे के साथ जाना चाहिए, उसके अलावा नहीं। मतलब ये प्रॉपर जुआ खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओहो। सर, बिल्कुल। मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट में अपना म्यूचुअल फंड और एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपीज है, और इससे मैं आऊंगा मैडम रिस्क प्रोफाइल पे। रिस्क प्रोफाइल एक ये मेरा वही आने वाला था, मैंने लिख के रखा हुआ है। रिस्क प्रोफाइल अपनी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। कुछ रिस्क प्रोफाइल एज के हिसाब से रखते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आज मैं 30 साल का हूँ तो मेरी रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी लाइबिलिटीज़ नहीं है, बच्चों की एजुकेशन नहीं है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। और रिस्क लेने के बाद अगर कुछ लॉसेज हो जाते हैं तो मेरे पास टाइम है उनको रिकवर करने के लिए। वही कुछ जो अपने रिटायरमेंट के पास जा रहे हैं, जिन्होंने कॉर्पस एक्यूमुलेट किया, अपने पीएफ में कुछ एक्यूमुलेट किया, कुछ एफडीआं करी हैं, वो अपने रिटायरमेंट की तरफ को जा रहे हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो उनके रिटायरमेंट को फंड करना है। तो रिस्क प्रोफाइल, लेकिन मैडम ये सबका इंडिविजुअल होता है। मतलब मैंने ऐसे 20 साल के और मतलब 20 से 30 साल के ब्रैकेट के लोग भी देखे हैं जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, सिर्फ एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने 80 साल के ऐसे जवान सीनियर सिटीजन देखे हैं जो कि पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो क्योंकि उनको पता है कि मेरी कहीं और से रेंटल इनकम आ रही है, कहीं से कंसल्टेंसी इनकम आ रही है। तो अपनी रिस्क प्रोफाइल को हमें हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले देख लेना चाहिए कि जी सर। मैं यहाँ पे अभी रिस्क प्रोफाइल, आपने एक वर्ड बोल दिया जी, तो मैं कैसे देखूं कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है? राइट सर। आई एम अ डॉक्टर, राइट, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, डॉक्टर ममता, डॉक्टर गौरव जी। अब मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके लिए फिर मैं आपके साथ बैठूं कि भाई डॉक्टर साहब मुझे आप बताओ सारी चीजें ऐसे। जी सर, एक बेसिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सर, कि अगर मैं 4-5 क्वेश्चंस आपको पूछूंगा उससे आपका रिस्क प्रोफाइल मुझे समझ में आ जाएगा। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, क्या अगर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर 10% गिर जाता है, क्या वो आपके लिए एंजाइटी क्रिएट करेगा? जो मैं इन्वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ? म्यूचुअल फंड्स में, एफडी में। हम तो देखते भी नहीं है उसको अभी, अब पहली बार तो शुरू करी हमने, हमें तो पता नहीं था। नहीं, चलिए आप अगर सपोज एफडी में ही आपने 10 लाख रुपए डाले, यहाँ पे तो एफडी भी नहीं है। नहीं, ये जी ये जो हमने इसमें मैं इसको ऐसे बोलूंगा, हमने ना हमेशा डूबते हुए देखा है पैसा। जी जी। भाई जो ये बोला जाता है कि पैसा डूब जाएगा, जैसे लेकिन एफडीज में भी अगर आप टैक्स दे रहे हो तो मेरे ख्याल से वो 8% का भी 6% ही रह जाता है। 8% तो मैम, क्योंकि उसमें तो आपको टैक्स देना ही है। एफडी तो हमारे को 8% बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ। वो 6%, 5% मिलता है। उस पे भी मैं 30% के ब्रैकेट में टैक्स पे कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक्चुअली में सर कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि हम कभी फैक्टर नहीं करते महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं, देखते ही नहीं है। जी। तो मेरे पास एक डेटा है सर कि लास्ट 35 साल में 100 रुपए की वैल्यू, जो आप चीज 100 रुपए में खरीद सकते थे, 100 रुपए की परचेजिंग वैल्यू आज गिर के 7.5 रुपए हो गई है। दोबारा प्लीज रिपीट। 100 रुपए की वैल्यू 35 साल में आज गिर के 7.5 रुपए हो गई है। तो इसलिए आप सुनते हो, ये डाटा है, ये डाटा है सर। आप अपने इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा लेंगे, आपको दिखेगा। इसलिए लोग पहले कहते थे कि हमारे टाइम पे 100 रुपए में इतनी चीजें आ जाती थी। ओके। आज 100 रुपए की कुछ वैल्यू ही नहीं है। आज से 10 साल बाद, मैं उस लेक्चर में भी मैंने समझा था, कुछ साल बाद, आज से 20 साल बाद जो हमारे पास एक 10,000 100 रुपए की वैल्यू है,
वो शायद 1000 रुपए 10,000 रुपए के नोट के बराबर हो जाएगी, ऐसा कुछ था? नहीं सर, वो नहीं, उल्टा और कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी। तो आज सपोज जो उस टाइम पे मेरे पास 100 रुपए होते, वो 7.5 रुपए, वो आज 7.5 रुपए हैं। ठीक है। तो आज ये इन फ्यूचर वो 7.5 से भी नीचे चले जाएंगे। तो आज का 100 रुपया आगे गिरता रहेगा। इसलिए हमेशा मुझे इंश्योर करना है कि जहाँ पे भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर, टैक्स डिडक्ट करने के बाद मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊँ, तभी मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊँ जी, ये एक पॉइंट हो गया। तभी मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। क्योंकि मैं क्यों ग्रो करा रहा हूँ पैसे को? बच्चों की एजुकेशन के लिए। एग्जैक्टली। महंगाई एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। तो आज जो अगर सपोज फीस मेरी 20,000 रुपए जाती है महीने की, 10 साल बाद 20,000 रुपए नहीं जाएगी, बिल्कुल वो ज्यादा जाएगी। तो हमेशा अपने गोल्स को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कीजिए। सो आज मेरा सपोज अगर गोल 10,000 का है, तो 6% या 5% जो भी इन्फ्लेशन आपको एवरेज लेना है, उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या मेरा रिक्वायरमेंट होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के रिटायरमेंट के लिए। जैसे कि लोग सोचते हैं कि मेरे को इतना रुपया रेंट आ जाएगा, इतना मेरे यहाँ से आ जाएगा और इतना मैं एफडी करा लूँगा और ये मेरी आने वाली 20-30 साल की रिटायरमेंट लाइफ के लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऑफन क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें फिर हम लोग रिस्क प्रोफाइल, जहाँ पे हमारा टॉपिक रह गया था, तो रिस्क प्रोफाइल जानना सामने वाले के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आप मेरे को बता पाओगे कि इफ आई एम एट माई एज, तो मेरी एज में ये आपका रिस्क प्रोफाइल है सर, मेरे बच्चे की एज इतनी है, छोटे बच्चे की एज इतनी है, और आपके लिए ये अचीवमेंट 10 साल बाद ये जरूरत पड़ेगी या 20 साल बाद पड़ेगी, तो आप मुझे वो डाटा दोगे सारा? बिल्कुल सर। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे बताओगे? जी, वो एक बेसिक क्वेश्चनर होता है। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से वो एक रिस्क प्रोफाइलिंग करा सकते हैं। उससे आपको भी पता चलेगा कि किन इंस्ट्रूमेंट्स को मुझे अवॉइड करना है। जैसे कि हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है, बुरा कोई नहीं है। म्यूचुअल फंड्स कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए खराब होगा। डायरेक्ट शेयर्स, जैसे मैडम और मैं डिस्कस कर रहे थे कि कुछ अच्छे ट्रेडर्स भी होंगे, वो 10% जो पैसा बना रहे हैं एफडी से ज्यादा, उनके लिए शेयर्स अच्छे हैं, लेकिन 90% के लिए वो खराब है। तो रिस्क प्रोफाइल मुझे ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट क्लास मेरे लिए अच्छा है। तो इसलिए रिस्क प्रोफाइलिंग, मतलब मैं कितना रिस्क फाइनेंशियली ले सकता हूँ, या फिर वो एज रिलेटेड भी हो गया, जैसे हम जितने वो एज रिलेटेड भी होता है मैम, उतना रिस्क हम लोग ज्यादा ले सकते हैं। और फिर बच्चे हो गए या हम थोड़ा रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम रिस्क कम करते हैं। रिस्क हमारा धीरे धीरे कम। एक टर्म आपने भी इक्विटी यूज किया, तो इक्विटी इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, क्या रहता है? इक्विटी मैम, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी मतलब शेयर्स को हम इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी मतलब या शेयर्स मतलब जब किसी कंपनी का मैं ओनरशिप ले रहा हूँ, एक भागीदार बन रहा हूँ उसके, या हिस्सेदार बन रहा हूँ उसके प्रॉफिट और उसके लॉसेस में, तो उसे हम इक्विटी कहते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं मैम, वो भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक फंड, लेकिन उधर एक फंड मैनेजर इक्विटी बाय कर रहा है या शेयर्स बाय कर रहा है मेरे लिए। वहीं डायरेक्ट इक्विटी या डायरेक्ट शेयर्स में मैं कुछ शेयर्स डायरेक्ट हम लोग ले रहे हैं, डायरेक्ट बाय कर रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फंड हमारा इक्विटी में फंड मैनेजर लगा रहा है, वो एक तरह से। एक ईटीएफ टर्म भी रहता है, जैसे मैंने ईटीएफ भी सुना है। जी मैम। तो वो क्या रहता है? ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अगर इस म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड जनरली शाम को आपको वैल्यू देता है, मतलब सुबह मार्केट में कुछ जो ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ, शाम को एंड में मार्केट क्लोज पे उसकी जो वैल्यू हुई, आपके यूनिट्स के हिसाब से आपको उसकी नेटवर्थ देता है। ईटीएफ मतलब इसी फंड को मैंने मार्केट में ले आया, तो ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड, आप मार्केट आवर्स में कभी भी एक्सचेंज से उस फंड को बाय कर सकते हैं, कभी भी उस फंड को सेल कर सकते हैं, उसे हम ईटीएफ कहते हैं। ईटीएफ आज की डेट पे बहुत कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म हो गया मैम इन्वेस्ट करने के लिए। आप निफ्टी में मुझे इन्वेस्ट करना है या सेंसेक्स में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं निफ्टी या सेंसेक्स का ईटीएफ भी बाय कर सकता हूँ। तो ये एक म्यूचुअल फंड की सब क्लास है। सब क्लास मतलब इट इज सेफ कि मैंने जैसे कई पॉडकास्ट में सुना था कि कहीं पे रिटर्न्स इसमें ज्यादा रहते हैं ईटीएफ में, ऐसा कुछ रहता है? ईटीएफ में मैम रिटर्न्स नहीं ज्यादा रहते। ईटीएफ में रिटर्न एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं। ओके। क्योंकि उधर फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना। निफ्टी को अगर वो बाय कर रहा है तो निफ्टी में निफ्टी 50 में निफ्टी इंडेक्स में 50 स्टॉक्स हैं, तो फंड मैनेजर को दिमाग
दिमाग नहीं लगाना कि नहीं मुझे ये स्टॉक अदानी में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या मुझे अभी आयशर मोटर्स बेच देना है, क्योंकि दिमाग नहीं लग रहा, जैसा है वैसे के वैसा आपको मिल रहा है। जैसे स्टॉक्स चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप इन्वेस्ट होता है। तो अगर मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मुझे मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ETF बाय करके छोड़ दूँ। तो अगर मैं एक डेटा की बात करूं 1979 से लेके आज तक सर, जितने मार्केट में स्कैम हुए, जितने कोविड क्राइसिस 2008 के जो भी क्राइसिस आए, इन सब को भी मैं फैक्टर इन कर लूं तो सेंसेक्स ने 15.5% का रिटर्न दिया है। ओके 15.5%। 15.5%। ये प्रॉपर्टी से भी ज्यादा हो गया। प्रॉपर्टी से भी ज्यादा हो गया। तो मुझे इक्विटी में जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो टाइम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट एक साइकिल की तरह चलता है, कभी उतार होते हैं, कभी चढ़ाव होते हैं। तो मुझे कंटिन्यूअसली पेशेंस मेंटेन करके रखना है, तो मेरे रिटर्न ज्यादा बनेंगे। तो जैसा तो इसलिए ETF, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ETF में इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ। मतलब पैसे को हमें थोड़ा टाइम होल्ड रखना है। होल्ड रखना है मैम। तो रफली कितना जैसे आप टाइम रिकमेंड करते हैं? मैं क्लाइंट्स को और अपने जितने भी मुझसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेते हैं मैम, मैं उन्हें ये एडवाइस करता हूँ कि अगर मेरा जो रिक्वायरमेंट है 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है, तभी आप इक्विटी डायरेक्ट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जाइए। अदरवाइज अगर आपका 3 साल से कम है, प्लीज़ इक्विटी से दूर रहिए या म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, क्योंकि मार्केट साइकिल कंप्लीट होने में आपको दिखेगा नहीं। अगर लॉस हो गया तो आप दोबारा कभी मार्केट में आएंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। मिनिमम 3 इयर्स। मिनिमम 3 साल। 3 इयर्स मतलब अपने को रुकना ही है। एक्चुअली आजकल जो हम देखते हैं, हम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं। हमें चाहिए कि 1 साल में शेयर इतना बढ़ जाए। और हम एडवाइस लेते हैं फ्रेंड से, फैमिली से। सो सपोज मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ये एक शेयर ने मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था, आज 2500 बन गए, और मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, चलो इस शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज भूल जाता हूँ कि आज तक टाइम मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ है कि मैं टाइम में पहले जाऊं, अपने दोस्त के साथ इन्वेस्ट करूं। उसने तो रिटर्न्स बना लिए, अब जरूरी नहीं वो शेयर 2.5 का 5 होगा, 2.5 का 5 होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है सर कि जब तक टाइम नहीं है मेरे पास 3 साल का, तब तक मैं इक्विटी को नहीं छूना चाहिए। मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी फंड छोड़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग फंड का मैनेजमेंट करें। बिल्कुल। मेरे एक क्वेश्चन याद आ गया अभी, कोविड के बाद से ना मार्केट एकदम से अप गया। जी सर। पहले डाउन था, फिर एकदम से अप गया। एक ना बेसलाइन आ गया है जी, 15% का रिटर्न तो कम से कम चाहिए जी, 18% का रिटर्न तो कम से कम चाहिए। ये आपके एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई है। वहाँ पे आप कैसे जो है ये समझा पाएंगे व्यूअर्स को कि जो एक्सपेक्टेशन है 15% की, 18% की, मेरे को तो 25% भी आ रहा है जी, वो एक्सपेक्टेशन हम लोग कैसे लोगों की क्लियर करें कि भाई ये हर वक्त 25% नहीं आना यार, हर वक्त 15% नहीं आना। मेरे यूलिप प्लान में तो आई थिंक 40% पहली बार लिया था एक साल में, मतलब इसी साल में 40 तक का रिटर्न आया है। अब वो 40 का अब एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी, भाई मेरे को तो इसमें 40 मिला तो मुझे हर एक में 40 क्यों नहीं मिला। जी जी। तो मैंने कपिल भाई से भी कोई चीज ली थी, तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो जब हुआ था, अब पता नहीं होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन हम लोग कैसे आप मेरी ठीक कर पाएंगे? जी सर, जैसे मैंने बताया सर, मार्केट के साइकिल्स होते हैं। कोविड के बाद से हम सिर्फ अप साइकिल में ही थे। हाँ। और अभी तक अप साइकिल में थे, अब धीरे धीरे हम डाउन साइकिल में आ रहे हैं। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है जी, इस नीचे जा रहा है मतलब कम रिटर्न्स बनाएगा। एक होता है जब हर साल मार्केट रिटर्न्स पे रिटर्न्स बना रहा है। तो कोविड के बाद लोगों को ये लगा कि मार्केट में तो लॉस बन ही नहीं सकता, लेकिन उसके पीछे रीजंस थे। सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम कर रखा था, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया था, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, उससे मार्केट्स बढ़ रहे थे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ रही थी, जिससे कि महंगाई भी बढ़ रही थी। फिर अब सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया, राइट। तो फिर ऐसा कम हुआ, अब धीरे धीरे लोगों ने इन्वेस्ट करना कम शुरू किया। लेकिन रिटर्न्स हम जो बोलते हैं हर क्लाइंट को, आपको 12% से ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए इक्विटी में रिटर्न। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, 12, 13, 14 ही पकड़ के चलो। 12, 13, 14। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, लेट राकेश झुनझुनवाला, इंडिया के सबसे टॉप इन्वेस्टर, ये कहते हैं कि 15% कंपाउंडेड रिटर्न बहुत मुश्किल है बनाना किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर वो बन जाता है
तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूंगी। आपने बहुत अच्छी बात करी, 15% कंपाउंडेड रिटर्न आपने बोला, तो लोग कंपाउंडेड नहीं समझ पाते। तो कंपाउंडिंग की आप एक वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे, व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इज मैम कि जब आई एम मेकिंग रिटर्न्स ऑन माय रिटर्न्स, सो फॉर एग्जांपल आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें मुझे 10% का रिटर्न बना, तो दैट मेक्स मी 1100 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर 1 और स्टार्टिंग ऑफ ईयर 2। अब उस 110 रुपीज पे मुझे अगर 10% रिटर्न बनता है, दैट इज ईयर 2 के एंड में 121 रुपीज मेरे पास होने चाहिए। दैट इज अ कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, जिसे हम हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं। तो दैट इज CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो ये हमारा काफी ज्यादा हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है कि रिटर्न पे रिटर्न किसी लेक्चर पे भी मैंने यही सुना था कि पहले 1 करोड़ बनने में शायद 10 साल थे, फिर उसका वो टाइम, उसके बाद फिर जो करोड़ 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 बढ़ते गए हमारे, लास्ट का कुछ करोड़ हमारे 8 महीने में आया था। वो एक फिगर था, मैं वो फिगर भूल गया। एक आपने इस दिन इन्वेस्ट करना शुरू करा, पहले 1 करोड़ रुपए होने में आपको 10 साल लगे जी। फिर जो दूसरा करोड़ था वो आपको 4-5 साल में, 7 साल में आया। फिर आपका फिर जो ऑलमोस्ट 20 साल का जो हमारा पूरा टेन्योर था, या 30 साल का हमारा टाइम था, तो वो एक शायद मैं आपसे वो मैं लूंगा और मैं अपने स्क्रीन पे भी लगाऊंगा व्यूअर्स के लिए, कि मतलब पहला जो अमाउंट है उसको बढ़ने में टाइम लगता है, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप बता रहे थे अभी, उससे फटाफट जो है उसको आप जो है आप एकदम देख पाते हो कि मेरा पैसा ना एकदम डबल हो रहा है जी स्पीड से, राइट? यही है मेन कंपाउंडिंग जो है बता रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं सर कंपाउंडिंग का, जिससे मुझे लाइव पता चलेगा कि क्या होता है। सपोज मेरे चाइल्ड है, 5 साल का बच्चा है, उसकी मुझे एजुकेशन प्लान करनी है। उसकी एजुकेशन प्लानिंग के लिए मैं सिर्फ 5,000 रुपये सेपरेट रखता हूँ, मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ SIPs के थ्रू, और मैं सिर्फ 12% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट करता हूँ। 18 साल के टाइम पे 5 साल का बच्चा है, 18 साल तक चाहिए, 13 साल हो गए 13 साल हो गए 5,000 रुपए हर मंथ में इन्वेस्ट कर रहा हूं। महीने 12×5 = 60। हाँ, 60,000 रुपए के अप्रॉक्स हम लोग हर महीने साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो बच्चा 18 साल का होगा, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए मेरे हाथ में होंगे उसकी एजुकेशन के लिए। 13 साल में 60,000 रुपए अगर हम लोग डाल रहे हैं, तो अगले 13 साल में मोटा मोटा हमने अमाउंट जो है कितना हो गया हमारा, ये 9 लाख के आसपास, 9 लाख मोटा मोटा 10 लाख हमने डाल दिए। हाँ, अगले 13 साल में धीरे लेकिन मुझे मिलेंगे 20 लाख। तो ऐसे कंपाउंडिंग मुझे हेल्प करती है अपने रिटर्न्स को बढ़ाने में, क्योंकि मुझे रिटर्न पे रिटर्न बन रहे हैं। तो बहुत मिनिमल अमाउंट 5,000 रुपए से मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन आराम से प्लान कर ली। अब मैं यहाँ पे फिर मैं जो अब लोग मैंने जैसे बचपन में देखा, मतलब फादर को करते हुए, यहाँ पे फिर मैं प्रॉपर्टी को लेके आ रहा हूँ दोबारा, और ये फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। यही चीज जैसे जब मैंने लेकिन वो शायद टेन्योर था 2002 में, सपोज मेरा एडमिशन हुआ, उस टाइम पे किसी प्रॉपर्टी का रेट ना सपोज 1,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड था, राइट? और मेरी फीस उस टाइम पे बहुत गई थी, बड़ी मुश्किल से फादर मदर ने करा के करा था, तो उस टाइम पर 1,61,250 रुपए फीस गई थी। 2002 दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और वो फीस जो है आज की रेट में, अच्छा वो वाला जो प्लॉट था जिनको दिलवाया था घर में ही, उसका रेट आज के रेट में 30-35 हजार रुपए गज का है, मोटा मोटा 30 गुना पैसा हो गया हम तो अगर ऐसे देखें। जी राइट जी। अब 2002 का जो मेरा अमाउंट था, क्या उसका 160 का जो अमाउंट था उसमें हम लोग मोटा मोटा 150 गज मान लेते, 160 गज आप ले लेते, उसकी कीमत आज की डेट में 50-60 लाख रुपए होनी चाहिए। क्या वो 160 2002 से लेकर 22 साल हो गए, क्या वो 160 इतना पैसा होता? डिपेंड करता है सर कुछ। हाँ, ये क्योंकि प्रॉपर्टी में तो 30 गुना हमने देखा कि भाई 1,000 रुपए गज से ना 30 लाख जी 30 लाख या मतलब 30 गुना पैसा हो गया, 30,000 रुपए गज का बिक रहा है जी। बट उसमें हमारे को टैक्स भी देना पड़ेगा 30%, टैक्स देना पड़ेगा जी। क्या फायदा रहता है उसके अंदर? सर जैसा मैंने पहले भी कहा था, प्रॉपर्टी में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने लोकेशन बहुत अच्छी चूज कर ली, मैं तो भाई जैसी भी लोकेशन, हाँ मतलब वही बेकार लोकेशन थी अच्छी थी, मैं तो ये लक फैक्टर है, ये लक फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल सर, आप मैं कंपैरिजन के लिए ले रहा हूँ, इसमें मतलब कोई एक्चुअल वो एक एग्जांपल नहीं है। अगर मैं एक फ्लैट 10 साल पहले नोएडा दिल्ली NCR की बात करेंगे, नोएडा में लिया होता वर्सेस एक फ्लैट फरीदाबाद में लिया होता,
आप उनके आज वैल्यूज में जाके देखेंगे एक स्टार्क डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि वो मेरे लक फैक्टर पे, मुझे नहीं पता था फरीदाबाद ग्रो करेगा कि नोएडा ग्रो करेगा। तो उस वर्सेस म्यूचुअल फंड जहां हम सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि इतना ग्रोथ तो आएगा ही आएगा। तो एक सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच का फैक्टर यहाँ पे बैलेंस, प्रेडिक्टेबिलिटी है हमारे पास कितना में आएगी। प्रॉपर्टी में वो बढ़ भी सकता है जी, और स्टैग्नेंट भी रहता है। एक आध कोई चीज नहीं बढ़ी, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं बढ़ती, तो वो फिर वो नहीं लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट तो वो अनसर्टेनिटी अगर मैं किसी फाइनेंशियल गोल के लिए रख रहा हूँ सर, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, तो मैं कभी अनसर्टेनिटी नहीं रखूंगा उसमें। राइट, वो तो उसके लिए फिक्स टाइम पे चाहिए। जी, क्योंकि वो ऐसे गोल्स हैं जो कि मैं अपनी हॉलीडेज शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे की एजुकेशन को शिफ्ट नहीं कर सकता। और एक चीज थोड़ा प्रॉपर्टी में ये भी हो जाता है, कई बार लिक्विड करने में उसको काफी टाइम लग जाता है, जैसे आपको अभी जरूरत है। लिक्विडिटी सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैम, और ये हमने ऑफन देखा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि ऋतिक मैंने इस फ्लैट में इन्वेस्ट किया था, अब इसकी वैल्यू इतनी हो गई है, मैंने 80 लाख रुपए डाला था, आज ये 2 करोड़ हो गई है। 2 करोड़ हो गई है। मैं कहा सर बहुत बढ़िया, मैंने कहा इसको बेचने जाइए एक बार मार्केट में। जिस दिन आप सर मार्केट में बेचने जाएंगे, अपने आप आपकी वैल्यू 10% कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम खरीद रहे होते हैं, जब हम मार्केट से रेट पूछ रहे होते हैं, हमेशा महंगा होता है, हमेशा महंगा दिखता है। आप जब उसको बेचने जाते हैं मार्केट में, हमेशा सस्ता होता है, हमेशा आपको सस्ता। और दिक्कत कई बार हो जाती है, जब आपको पैसे की जरूरत है तब नहीं निकल पाता वो। बिल्कुल। या तो आपको पहले ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो जब जरूरत है तो 6 महीने, साल भर, ये टाइम लग सकता है उसमें, नहीं तो आपको सस्ते में निकालना पड़ेगा, तो वो लॉसेस हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी से मैं आऊंगा स्पेशली रिटायरीज के पोर्टफोलियो में, जो रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि 80% उनका पोर्टफोलियो लिक्विड रहे। जी, 40 साल वाले लोगों के लिए बताओ जी। पहले 40 से शुरू करते हैं। मेरा एज क्या होना चाहिए रिटायरमेंट का? सर रिटायरमेंट को मेरे बेटे की एक उम्र है 8 साल, हाँ जी, होगा फरवरी में, एक 2 साल के हैं जी। तो मेरा एज क्या रिटायरमेंट का होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन मेरे से एग्जांपल लेते हैं। रिटायरमेंट को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हम वो एज, भाई मेरा तो फ्री में हो जाएगा ना काम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रिटायरमेंट मेरा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रिटायरमेंट को वैसे हम वो एज मानते हैं जिस एज पे मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। अरे बाप रे, तो वो तो आप मेरी बात समझ पाएंगे कि हाँ, कि उस टाइम पे मुझे उस इनकम पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे पास इतना कॉर्पस या इतना प्रॉपर्टी या इतना नेटवर्थ एक्यूमुलेट हो गया है कि अगर आज भी मैं काम छोड़ दूं, तो नहीं है, बैंड बच जाएगी, मतलब एक्टिव इनकम छोड़ दूं, तो मेरे पास इतना पैसिव इनकम है कि मैं आराम से अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकूं। उस एज को हम रिटायरमेंट एज कहते हैं सर। एंड उसको हमें प्लान करने के लिए आप अपने मतलब एडवाइजर के साथ बैठ के, या जो भी आपके वेल्थ मैनेजर हैं उनके साथ बैठ के ये एज पे आप फोकस कर सकते हैं। और ये एज हर किसी के लिए बहुत डिफरेंट है सर। हम इंजीनियर से बात करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो 40 साल में रिटायर हो जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं 40 साल के बाद उन्हें काम नहीं करना पड़े। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन वो चाहते हैं कि नहीं, आई वांट टू कंटिन्यू, जैसे सर एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ प्रोफेशनल, हमारी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। तो इसलिए हम रिटायरमेंट एज को आपके लिए ऐसे फैक्टर इन करते हैं कि जिस दिन आप बोले कि नहीं ऋत्विक, अब मैं सब छोड़ के अपना प्रैक्टिस बंद करके भी। बच्चों की एज के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? बच्चे 8 साल का है, एक अभी 2 साल का है, तो एक व्यूअर्स के लिए अगर कोई मेरे एज का बैठ के सुन रहा है जी भाई कि ऑलमोस्ट एज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है किसी का। डॉक्टर्स के लिए ज्यादातर जो फैमिली प्लानिंग रहता है ना, 30 साल तक तुम लोग पढ़ते रहते हैं जी। फिर उसके बाद शादी हुआ, फिर बच्चा हुआ, तो वो 30 से 34 का एक एज ग्रुप होता है जहाँ पे ना, मतलब फर्स्ट बेबी 30 के आसपास ही होता है, जो नॉर्मल एक डॉक्टर्स का एज है। तो किसी भी एज ग्रुप में अगर हम लोग देख रहे हैं, सपोज अभी मैं हूं, तो हम लोग 35 तक दूसरा बच्चा हुआ, तो ऐसे तो अब उसके लिए क्या है, मतलब वो 90% डॉक्टर्स, फिर हम लोग एक इंजीनियर ले लेंगे यूजुअली, और एक कोई सेगमेंट ले लेंगे, तो 3 सेगमेंट्स के इंजीनियर्स ऊपर को तो फिर भी कैरियर में वो लोग जल्दी अर्न करने लगते हैं। मैरिजेस लेट हो रही हैं, दैट इज द सेकंड। बट डॉक्टर्स में, मेडिकल लाइन में अगर आप पीजी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 28-30 के आप हो जाते हैं, तो करियर का स्टार्टमेंट। आई फील सर कि आफ्टर एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन जो कि सबसे बड़ा हमारे लिए गोल होता है, क्योंकि एक बार उनका एजुकेशन या मिड ऑफ एजुकेशन हो जाए कि ग्रेजुएशन के 3rd ईयर तक आ जाए,
ओके, कि मुझे Afford पता है, करता हाँ, है। अब मुझे पता है कि ये खुद को मैनेज कर सकते हैं, तो मेरे लिए वो एक रिटायरमेंट एज अच्छा है। हो सकता है जी। वहां तक हम लोग मतलब मोटा मोटा वहां तक हमारे को उसका फीस वगैरह देके बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी उसको करना है जीवन में वहां तक हम लोग या तो- फिर आपने जो दूसरी चीज कहा कि हम अपनी फाइनेंशियल इनकम या पैसिव इनकम इतनी बना लें कि वो बिल्कुल सारी मैम। चीजें हमारी पूरी हो जाएं कि हम एक्टिव इनकम के लिए काम ना करें। एक्टिव इनकम के लिए काम ना काम करें, ना फिर करें। वो हमारे लिए एक हॉबी, एक पैशन बन जाए, वो एक बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर लेते हैं, जैसे आपने बताया बच्चों के लिए कि इनकम सेट कर देते हैं, अपने लिए कर देते हैं, तो हम अपने लिए काम करें, मतलब अपने हिसाब से, नॉट फॉर द मनी, नॉट फॉर द मनी। नॉट फॉर तो मतलब उसके लिए एक राइट हैबिट होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे को डाला नहीं जो है। अर्ली इन्वेस्टमेंट का जो पावर ऑफ अर्ली जो भी इन्वेस्टमेंट। आजकल के जो पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं इसको, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा, जैसे ही अपना हम लोग हैबिट अगर अपने लिए डाल लें और उसको हम लोग अगर प्लान करें, तो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट मैं है कहीं सर। पे ये भी सुन रही थी कि जैसे आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट आपने भी बताया बहुत ज़रूरी है। कोई अगर जैसे 25 साल पे जॉब शुरू कर देता है, तो अगर वो 25 साल से अपनी इनकम का थोड़ा पार्ट भी सेव करता है, तो उससे जैसे 35 तक उसने सेव कर लिया, तो मान लीजिए 10-10 हज़ार कर रहा है, 5-5 हज़ार कर रहा है, उसी में कोई उसका दूसरा कॉन्ट्रालेटरल या उसका जो फेलो कलीग है वो 35 पे स्टार्ट करता है और ज़्यादा पैसा स्टार्ट करता है, Right. तो भी ये फर्स्ट वाला ज़्यादा अपना कॉर्पस Accumulate क्रिएट कर कर पाएगा, लेगा। बिल्कुल हाँ। मैम। ये आप एक बार viewers को ये प्लीज explain कर समझाएं दें। एक बार कि जो जल्दी शुरू कर रहा है कम कर रहा है, राइट सर। और मैं अगर सपोज ज्यादा भी कॉर्पस डालता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, पहले शायद मैं कम कमाता था, तो अगर मैं अब ज्यादा कर रहा हूँ, किसी ने अगर 25 साल के, जब मैं कोई डेंटिस्ट, जो भी यंग डेंटिस्ट हैं, वो कम कमा के अगर वो आज से शुरू करेंगे, और मैं अगर ज्यादा आज डाल रहा हूँ, तो उसको अब कैसे क्योंकि आपने जो पॉइंट कहा कि बचता तो कभी नहीं है, हमें सेव करके बिल्कुल। मैनेज करना हैबिट, पड़ेगा। तो हैबिट कौन सी हैबिट ज्यादा अच्छी है? हाँ, तो इस पे और कितना आइंस्टाइन ने, डिफरेंस उसमें आएगा, मतलब वो लोगों को समझ नहीं आता। Right, मुझे भी ये सुन के right, समझ आया, मतलब पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये भी, मैंने कहा जब मैं कमा लूंगी तब इन्वेस्ट करने बिल्कुल लगूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए मैं कंपाउंडिंग पे वापस आऊंगा। आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला है, इसी रीजन से सर, ओके, Okay. कि 8th वंडर, 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। 8th और ये वंडर, आइंस्टाइन ने बोला है। क्यों? रीजन क्या है कि कंपाउंडिंग आपको टाइम में बहुत आगे ले जाएगी। मतलब जो पहले शुरू करे, अगर जैसे सपोज कोई आज 40 इयर्स का है, अगर वो अगले 20 साल 60 साल में रिटायर होना चाहता है, तो वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे हर मंथ, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आराम से 2.5 करोड़ रुपए उसके पास होंगे अपने रिटायरमेंट कॉर्पस। मतलब मुझे हर महीने 25,000 डालने हैं जी, बस अपने 60 साल की एज तक, आराम से आप 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए। अब वो 2.5 करोड़ रुपए उस टाइम पर तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक हैंडसम अमाउंट होगा, हैंडसम अमाउंट होगा कि आप उसको एक कपल उसके साथ अपना लाइफ जी सकते इजीली निकाल सकते हैं। बिल्कुल। बिकॉज हम लोग तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, बिल्कुल सर। नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे पेंशन भी जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं बहुत जगह पे, बहुत sectors जगह में। कम हो रहा है। तो अगर 40 एज वाले किसी भी इंसान को अगर आज वो 25,000 रुपए अगर अपनी सैलरी से या अपने अमाउंट से डाल सकता है, तो 2.5 करोड़ रुपए ले रहा है। और 12% की बहुत बेसिक compounding अगर 12 से है। वो ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा हो गई तो तो फिर वो basic के लिए है। वो लक हो गया, वो लक हो गया। लेकिन एवरेज 12% लेके आप चल रहे हो, इन्फ्लेशन वगैरह हटा के, हाँ, इन्फ्लेशन रख के रख के। अच्छा, इन्फ्लेशन रख के आपके पास मतलब इन्फ्लेशन भी रखा, सब कुछ रखा, तो भी 2.5 करोड़ रुपए अपने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो और आप इनकम का छोटा ही पार्ट निकाल रहे हो, वो आप आप कम बहुत इन्वेस्ट इनकम कर का रहे हो। बहुत छोटा पार्ट निकाल रहे हो। वहीं अगर कोई इंसान 30 का होता, ओके, तो उसको इससे कम अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती, राइट, और अगर वो 25 का होता तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट हाफ हो जाता। ओके, मतलब राइट एज, राइट हैबिट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एज एंड राइट हैबिट। तो अपने बेटे को अभी से जो है बोलता हूँ गुल्लक में डालना चालू कर ढंग से, और धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो वो जो है कम से कम तेरे को समझ में आ जाए। अच्छा, इसके बाद एक उस पे बात करते हैं, टर्म प्लान। जैसे Term plan, आजकल टर्म प्लान जी। लेना चाहिए, किस एज पे लेना चाहिए हमें? टर्म प्लान मैम मैं रिकमेंड करूंगा अपने व्यूअर्स के लिए, एज अ अर्निंग इंडिविजुअल आप जितना जल्दी टर्म प्लान लेंगे आपके लिए उतना जरूरी है और उतना अच्छा है। क्यों? और टर्म प्लान होता क्या है? आपने लिया हुआ है? हाँ सर, मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस पे भी ब्रीफ करता हूँ। टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म प्लान करता क्या है पहले ये समझते हैं। टर्म प्लान ऐसा है जहां मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे कर रहा हूँ कि इन केस मैं नहीं रहता, लिविंग मेंबर को, अर्निंग मेंबर को ही ये मिलता है। तो अगर कोई अर्निंग नहीं है उनको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस इज ओनली फॉर अर्निंग इंडिविजुअल्स, क्योंकि मैं एक ब्रेड विनर हूँ अपने घर का, मेरे इनकम से घर चलता है। सो अगर मैं नहीं रहता
तो मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स थे, मेरा प्लान था कि नहीं मेरे बच्चों का एजुकेशन ऐसे होना चाहिए, मेरे प्लान था कि इतना मेरा फैमिली का लाइफस्टाइल होना चाहिए, मेरे जाने पर भी वो इंटैक्ट रहे। इसलिए हम एक टर्म प्लान लेते हैं और इसलिए एक छोटे प्रीमियम के अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छा सम एश्योर्ड अमाउंट आपको देती है। इसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलता। इंडिया में जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम रिटर्न्स पूछते हैं, लेकिन टर्म प्लान एक नॉन रिटर्निंग प्लान है। ये आपका रिस्क कवर करने के लिए रहा है कि अगर आप उधर नहीं हैं तब भी आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो रहे हैं, मतलब आपकी इनकम अफेक्ट नहीं होगी, इनकम इफेक्ट नहीं होगी फैमिली की। तो इसलिए मैम टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टर्म प्लान देते टाइम कंपनी क्या क्या देखती है? सबसे पहला हेल्थ इसलिए देखते हैं कि जितना मैं यंग हूँ उतना मेरा हेल्थ डिटोरिएशन के चांसेस कम है, तो मेरे प्रीमियम भी कम आएंगे। तो उसका कंपनी का भी रिस्क फैक्टर कम हो गया कि भैया बिल्कुल बहुत कभी इमरजेंसी में ही कुछ एक्सीडेंटल वगैरह होगा तो होगा, नहीं तो ही इज अ फिट पर्सन, राइट। तो इसलिए मुझे अर्ली ये लेना चाहिए। दूसरा, क्योंकि प्रीमियम कम आ रहे हैं मेरी नेट लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मेरे को कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है उतने ही कवर के लिए। अगर आज 1 करोड़ का कवर एक 30 साल का इंडिविजुअल लेना जाए और 1 करोड़ का कवर एक 40 साल का इंडिविजुअल जाए, बहुत डिफरेंस होगा उनके प्रीमियम में। मैं समझ पा रहा हूँ वो चीज। जी सर, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने समझाया नहीं था तो पता नहीं था, अभी वो ले रहे हैं, अब हमें प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। जी प्रीमियम ज्यादा होगा मैम। और कोविड के बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने रेट्स और बढ़ा दिए, क्योंकि लाइफ की डिटोरिएशन हो गई है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अभी हम देख रहे हैं, जो आ रहे हैं। तो इस वजह से प्रीमियम्स और महंगे होते जा रहे हैं। तो एक ये रीजन है सर। दूसरा, जितना अर्ली मैं लेता हूँ उतने मेरे डिजीजेस मुझे कम होते हैं। डायबिटीज, ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज हो गया, ये सब कम हो रहेगा, तो मेरे को फिर और सस्ता पड़ेगा। मेरा जो टर्म इंश्योरेंस का कैपिंग है। और इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जितना जल्दी आप ले सकें उतना जल्दी टर्म प्लान जरूर लें। मतलब जैसे ही जब हम लोगों ने लोन लिया था उस टाइम पे एक टर्म प्लान भी शादी होती ले लेना चाहिए था। जी, पर LIC लोग ये लाइफ इंश्योरेंस का ज्यादा बोलते थे पहले लोग, कि ये अवेयरनेस ही नहीं थी टर्म की। टर्म अवेयरनेस का एक चैलेंज था मैम। और एक बहुत जिसे मैं अपने कलीग्स और क्लाइंट से बहुत डिस्कस करता हूँ और दोस्तों से बहुत डिस्कस करता हूँ कि अगर आज मैं बात करूँ तो मेरे को अपनी फैमिली में एक LIC एजेंट जरूर मिल जाएगा, हम सब की फैमिली में, राइट। तो हमें LIC की अवेयरनेस कहाँ से आई? LIC एजेंट से, पर अपने पेरेंट्स से वो एक उनको भी वही कहीं ना कहीं एक विश्वास है बहुत बड़ा, राइट। जी। लेकिन अगर मैं उधर रिटर्न्स की बात करूँ, हम इंडिया में रिटर्न्स के बहुत लालची होते हैं, तो हमें चाहिए कि नहीं रिटर्न ज्यादा मिलने चाहिए। तो अगर मैं LIC के रिटर्न्स की बात करूँ मैम, तो 4.5 से 3.5% से ज्यादा रिटर्न्स LIC नहीं देते। बट शायद लोग LIC की लिस्ट ले जाते हैं कि वो 100% सेफ है। ये चीज मैं बोलूं इसको? जी बोल सकता हूँ, सेफ है। हर इंश्योरेंस कंपनी सेफ है, क्योंकि आज की डेट पे सर हर कंपनी पे रेगुलेटर्स बैठे हैं। आप जब मार्केट्स में म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो सेबी है, ओके। ऐसे ही आपके इंश्योरेंस में IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, जो कि इंश्योर करता है कि सारी कंपनीज, चाहे वो ICICI हो, चाहे LIC हो, चाहे HDFC, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो अपने वो रेगुलेट कर रही है ताकि जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया आपको वो दे रहे कि नहीं दे रहे, उनको जज करने का IRDA के पास अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और क्या कहते हैं, जो रूल्स है वो सेट आउट है और वो पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं इन रिस्पेक्टिव कंपनीज को, अगर कुछ गलत कमिटमेंट करा जाए। जी। तो मतलब सब सेफ है, टर्म प्लान लेते हैं, वो लेते हैं। मतलब व्यूअर्स को इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हमें इसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है। ऑलमोस्ट ऑल आर गुड। दे शुड लुक एट क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ओके, एक रेशियो होता है जो हर कंपनी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.9% कंपनीज बोल रहे कि हमारा सेटलमेंट रेशियो ये है। वहां पे कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हो किसी कंपनी के? मुझे IRDA की वेबसाइट पे जाना चाहिए। ओके, मतलब मेन है वेबसाइट, रेगुलेटर है मेरे पास। अभी रेरा बना दी गया प्रॉपर्टी के लिए कि भाई आप रेरा है मतलब सेफ है जी। तो वहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, मतलब फेथ आता है। तो IRDA हमारा एक जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको चेक कर सकते हैं। प्लस मेरे कोई भी कंप्लेंट्स हैं तो मैं IRDA को इशू, उसको लेटर कर सकता हूं, या मेल लिखकर हम लोग डाल सकते हैं। जी। ओके, तो IRDA एक हमारा रेगुलेटरी बॉडी हो गया और उधर सेबी हो गया, SEBI सेबी। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। दो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं
तो ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग एटलीस्ट सेफ जोन में रहेंगे अब। बिल्कुल। और सारे कंपनी सेफ हैं। सारी कंपनी सेफ है। ये इंश्योर करते हैं कि इन केस सपोज कोई कंपनी एग्जिट भी करना चाहती है, लाइक खासकर लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो वो किसी को सेल करके जाए। ऐसी हर कंपनी का एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है। सॉल्वेंसी रेशियो? जी हाँ, कि सपोज मेरे आज क्लेम मार्केट में 1 करोड़ के है कि अगर मुझे लोग सबकी डेथ हो जाती है तो मुझे 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। राइट। तो IRDA कहता है आपके हमेशा पास आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ होना चाहिए। मतलब अगर एक्स अमाउंट है सब लोगों को देने के लिए इमरजेंसी में एकदम, हाँ, तो उसका 150% 150% मेरे पास होना चाहिए कैश में। ओहो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है। और मोस्ट आपको ये भी देखना चाहिए जब आप कोई कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं उसका सॉल्वेंसी रेशियो कितना है। सॉल्वेंसी रेशियो कैसे पता लगेगा? ये हर कंपनी IRDA अपने वेबसाइट पे निकाल के, मतलब मेन वेबसाइट है, अब आप जाइए और आप पढ़िए। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि आपको एक अपना फंड मैनेजर चुन लो। एक वेल्थ मैनेजर या फंड मैनेजर आप चूज करिए जो कि आपको डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपके साथ मैं समझ पा रहा हूँ बहुत सारी चीजें, मुझे भी नहीं मालूम थे। तो ऑफन ये चैलेंज रहता है सर फंड मैनेजर या वेल्थ मैनेजर के साथ भी कि इंडिया में आज की डेट पे ग्रेजुएट नहीं 12वीं पास से लेके मेरे जैसा CFA और CWM करा इंडिविजुअल खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर कह सकते हैं। तो वो तो खैर अभी हम लोग हिंदुस्तान में हम लोग डेंटिस्ट हैं, MDS पर्सन, तो कोई विदाउट डिग्री वाले भी डॉक्टर साहब अगर काम कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं भाई। जी, पेशेंट को एजुकेट करना मेरा काम है। राइट सर। तो एजुकेटिंग माय पेशेंट्स, ये मेरा पोर्टफोलियो है। लोगों को अवेयरनेस अपने लोगों को बस उसके लिए मैं कैंप्स करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। जी, डिसीजन आपका है, आपको यहाँ कराना है क्वालिफाइड सुपर क्वालिफाइड के पास या आप एक अनक्वालिफाइड के पास जाएंगे, तो वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन वहां पे एक यही चैलेंज है सर कि वेल्थ मैनेजर जैसे हमें डॉक्टर एक अच्छा लेना चाहिए, एक डेंटिस्ट अच्छा लेना चाहिए, वैसे एक वेल्थ मैनेजर एक कॉम्पिटेंट लेना चाहिए। वहां पे क्या उसकी क्वालिफिकेशन आ जाती है वो मुझे थोड़ा समझाएं प्लीज, मुझे नहीं मालूम है। जी सर, मैं आपको जानता हूँ, ऋत्विक है, कपिल भाई है, तो ये चीजें उनकी, तो हम लोग क्या उसमें क्या चेक कर सकते हैं? सेबी ने ऐसे ही सर लाइसेंसेस निकाले हैं, जैसे लेवल 1 लेवल 2 एडवाइजर। ओके, ये 2 एग्जामिनेशन, लेवल 2 फाइनेंशियल एडवाइजर। अरे बाप रे। तो जो इंडिविजुअल इन एग्जाम्स को देख के क्लियर करता है उसी को अथॉरिटी मिलती है एडवाइस करने की, किसी भी इंडिविजुअल को। ओके, ऐसे ही चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA जिसे हम कहते हैं, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, चार्टेड वेल्थ मैनेजर CWM, चार्टेड वेल्थ मैनेजर CWM, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अरे बाप, ये कुछ डेजिग्नेशन है जैसे कुछ भी प्रैक्टिस। ये आप एग्जाम देते हैं इसका? ये इसका एक एग्जाम होता है, इसका थॉरो प्रोसेस होता है, ये भी एक लाइसेंसिंग, ये लाइसेंसेस होते हैं। मैं मतलब एज अ डॉक्टर अगर इस चीज को करना चाहूँ तो मुझे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सर पूरा स्टडी करना पड़ेगा। क्या स्टडी करना पड़ेगा? उनका करिकुलम, हाँ पूरा करिकुलम उनको स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग सेबी के से एक पूरा वो मिलेगा कोर्स, बिल्कुल पूरा कोर्स मिलेगा। एंड उसको करने के बाद प्रॉपर हो जाए हमारे डॉक्टर्स प्रॉपर बुक्स और फिर आपको जाके पेपर देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो वो कोई कोर्स, ये कोर्स है अलग से? ये कोई अलग से कोर्स नहीं है सर, ये अभी टॉपिक चालू हो गया, लेकिन इट्स एन एग्जाम एंड दैट इज हाउ यू कैन टेल कि मेरा जो एडवाइजर है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। मतलब किसी का कार्ड अगर रिसीव कर रहे हैं BDS MDS जी, तो वो एक हमारा क्वालिफिकेशन है। एग्जैक्टली, द क्वालिफिकेशन ऑफ योर्स इज भाई आप you are I am a CFA and a CWM। वाओ, तो ये हम देखें मतलब जो है, हाँ ये देखना बहुत जरूरी है आज की डेट पे। हमें तो ऋत्विक मालूम था कि ऋत्विक अच्छा है, तो ये एक अटैचमेंट है। ऋत्विक जी ने बहुत अच्छी बात की, मतलब कॉम्पिटेंसी हमें देखनी है। तो वो जो भी व्यूअर्स अपना फंड मैनेजर लें या जैसे आपके साथ जाते हैं, किसी के भी साथ जाते हैं, तो वो पूरी क्वालिफिकेशन देखें, देन दे गो विद दैट। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफन क्या होता है कि एडवाइजर्स होते हैं वो कमीशन के लिए, हायर कमीशन, मैं इसी के लिए भी आने वाला था कि हम लोग उसको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आधे लोग इससे भी डरते हैं, मैं भी ये पूछना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया 1-2 लोगों को, तो कहते हैं नहीं उसमें कमीशन जाता होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। राइट, तो सर वो आपका है, वो आपका मेहनत है। देखिए वो किसी भी फंड मैनेजर का शेयर में ख्याल से आपको एडवाइस देने का, मैं कंसल्टेशन देता हूं, बिल्कुल, तो माय कंसल्टेशन इज दिस मच अमाउंट बिकॉज़ आई एम गिविंग यू द राइट एडवाइस। राइट, तो वो आपका अगर वो इट्स नॉट बेसिकली इट्स अ कंसल्टेशन प्रोसेस यू पीपल आर गिविंग, राइट? पर ये भी अब एक बार व्यूअर्स को ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि जैसे मेरे तो चेक्स डायरेक्ट कंपनी उसके नाम से ही गए जो आपने फंड्स में इन्वेस्ट करा है, तो उसमें वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें नहीं। हाँ, आप जब भी इन्वेस्ट करें किसी इंडिविजुअल को पैसा मत दीजिए।
कंपनी के नाम कंपनी पे के आईसीसीआई को दे रहे तो आईसीसीआई जो product को दे था। रहे तो किसी भी कंपनी को दे रहे तो कंपनी के नाम पे चेक जाएगा। बिल्कुल आपके अगर थ्रू भी जा रहा है तो वो आपका उसका Right. पोर्टफोलियो है, वो आप बिल्कुल, देखेंगे। बिल्कुल। मेरे को अच्छी एडवाइस मिल रही है आपसे कि साहब ये करिए, तो वो मैं आपसे कंसल्टेशन में आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल राइट, इट्स अ कंसल्टेशन आई एम गिविंग, इट्स अ कंसल्टेशन। दैट्स इट। Exactly. क्योंकि आधे लोगों में ये भी बहुत डाउट रहता है कि इसलिए वो फंड मैनेजर्स के थ्रू जाना नहीं चाहते, डायरेक्ट करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये कि थोड़ा सा हाँ, एक बार चीजें एक बार व्यूअर्स को ये थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी तो दे मतलब उनके लिए भी फायदा है वो, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पैसा जा भी रहा है फॉर एग्जांपल तो उनको उससे ज्यादा का फायदा हो जाएगा रिटर्न्स में, जो लोग नहीं समझ पाते। जी, अगर मुझे कॉम्पिटेंट एडवाइस मिल रही है जिससे मुझे रिटर्न्स बन के आ रहे हैं, सो सपोज सर मैं कहता हूँ कि एक बेंचमार्क ले लेते हैं किसी भी रिटर्न के लिए। बेंचमार्क सपोज मैं कहता हूँ मेरा और मेरे क्लाइंट के बीच में डिसाइड हुआ सेंसेक्स हमारा बेंचमार्क है, उससे मुझे ऊपर रिटर्न्स अपने क्लाइंट को बना के देने। या कुछ क्लाइंट्स कहते हैं नहीं ऋत्विक तो मुझे सिर्फ इन्फ्लेशन बीट करके दे दो, कुछ कहते हैं नहीं ऋत्विक मेरा SBI FD बेंचमार्क है। SBI FD बेंचमार्क है, ऐसा बेंचमार्क हमारा सेट करना पड़ेगा। एक रेफरेंस पॉइंट तुम्हें एक कितना चाहिए। benchmark। हाँ। अब अगर आपका जो वेल्थ मैनेजर है आपको आपके बेंचमार्क या रेफरेंस पॉइंट से एडिशनल कुछ रिटर्न बना के दे रहा है, He is good? ही इज गुड। Exactly, he is good. Exactly. So we need to decide benchmark before starting any of the thing, बिल्कुल and we need to decide benchmark with a financial advisor बिल्कुल or wealth advisor. बिल्कुल एंड दैट Benchmark, बेंचमार्क right. विल आल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वो रेकमेंड कर रहा है वो बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। नहीं दे रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई अभी। तो अपना वो Right. बता देंगे तो बेटर। और मुझे तो बहुत बेटर लगता है, जैसे मुझे टेंशन नहीं चाहिए, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने आप लगा दीजिए, तो मैं अपने काम में ज्यादा फोकस करके एक एक्टिव इनकम क्रिएट कर सकती हूँ और जो आपका काम है आप करिए, बिल्कुल। तो उसमें मुझे टेंशन भी नहीं है, मेरे रिटर्न्स भी आ रहे हैं, सब चीजों में आप दिमाग नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो मैं व्यूअर्स को, जैसे मुझे भी कई बार लोग गाइड मेंटल करते हैं हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल है सर, जब मेरा फाइनेंशियल हेल्थ ठीक होगी मेंटल हेल्थ आधे से ज्यादा मेंटल हेल्थ मेरी ठीक रहेगी और स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर सबसे है। कम हम रहेगा। इतने सारे जैसे अभी व्यूअर्स को पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, हर डॉक्टर से जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है, स्ट्रेस सारी बीमारियों की सबकी जड़ है। बीमारी की जड़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस अब बिल्कुल वो स्ट्रेस, अब मैं रोज लैपटॉप पे बैठा रहा हूँ और मैं यही देखता हूँ कि पोर्टफोलियो देखता रहूं। तो एक जगह मैंने ये सुना कि आप उतनी नॉलेज रखो जितनी जरूरी है और उसको बार बार खोल के मत देखो। अपने वेल्थ मैनेजर, अपने उसके मैनेजर को आप जो है डिसाइड कर दे दो कि क्या करना है। क्योंकि आपने जो कहा ना, इसमें एक एडिक्शन है, जब आप बिल्कुल खुद ना। करने लगोगे कि जुआ। कितना बढ़ा के नहीं बढ़ा, और प्लस आप वो टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लाइक आई एम बच्चों को टाइम दे दो भाई। क्योंकि आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस, तो मुझे लगता है अगर मैं 2 घंटे यहाँ पे लगा रही हूँ आपके, और उसमें मान लो मेरा 1-2% बच जाता है, उससे मुझे क्या अर्निंग है। बिल्कुल। तो ये बेटर है कि जिसका काम है उसी को करने दिया जाए और हमें रिटर्न मिले, हमारा स्ट्रेस कम रहे। स्ट्रेस कम रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे, ज्यादा चीजें रहेंगी। ये बहुत सही कहा हमने कि जो रोज रोज देखना है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा के एक क्वार्टरली सेट कर लूं कि मेरे को अपने क्वार्टरली वेल्थ मैनेजर के साथ एक रिव्यू के लिए बैठना है। राइट। जैसे कि हम एक एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करते हैं, वैसे ही एक क्वार्टरली आ गया है। क्वार्टरली तो इसका हेल्थ चेकअप जो होगा हमारा क्वार्टरली होगा, इसके लिए वो क्वार्टरली होगा अपने एडवाइजर के साथ। जी, एडवाइजर मेरा पोर्टफोलियो देख रहा है डेली बेसिस पे, वो कुछ भी करे वैसे मतलब नहीं है। आप क्वार्टरली तो सेट कीजिए कि आप क्वार्टरली उसके साथ बैठिए एंड आपको कॉम्पिटेंट या अवेयर होना चाहिए, जैसे मैम ने कहा, टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। राइट। इतना होना चाहिए कि जो भी वो मुझे प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं या जो भी मुझे समझा रहे हैं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट, इट मेक्स लॉजिकल सेंस टू मी, इट इज परफेक्टली फाइन देन। राइट। और वो मेरे बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न बना के दे रहा है तो आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। तो हमारे 3 चीज फिक्स हो गई, बेंचमार्क भी फिक्स हो गया, अच्छा एडवाइजर हमारे को चाहिए, Competent advisor। कॉम्पिटेंट, बिकॉज वो आपको देखना पड़ेगा, बेंचमार्क, अच्छा एडवाइजर, और आपको क्वार्टरली बैठना है। Quarterly 3 बैठना चीज हम लोगों ने फिक्स करी है जी, जी। आज इसमें। दूसरा, मेंटल हेल्थ हमारी बची रहेगी, तो मेरे व्यूअर्स के लिए जो मेंटल हेल्थ है, तो हम लोग मेंटल हेल्थ को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्क स्ट्रेस इतना है, बाकी स्ट्रेसेस इतने, इन्फ्लेशन है, बाकी सारी बच्चों की स्ट्रेसेस हैं। तो आप एक पॉइंट पे अगर अपना स्ट्रेस, जैसे मैं तो अपनी 40 की एज पे यही सोच रही हूँ कि अपना स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, तो ये भी एक पॉइंट है आपकी। एक तो फाइनेंसेस ठीक हो रहे हैं, प्लस आपकी स्ट्रेस कम हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। एक मुझे यूलिप के बारे में और पूछना था, जैसे यूलिप हमारा रह गया, मुझे भी लोगों ने समझाया, जैसे मैंने एक लिया भी और डॉक्टर गौरव ने भी एक मेरा लिया तो है। भी जबरदस्ती करवाया गया तो कि कई वो लोग
मेरा वो आ जाए टर्म प्लान। मतलब उसमें हमारा थोड़ा सा हेल्थ कवरेज भी कवर्ड है और वो भी है, तो क्योंकि जैसे मैंने टर्म प्लान नहीं लिया तो 95 लाख का उसमें हमें कवरेज मिला है और 2.5 लाख पे क्या है हमारा टैक्स सेविंग भी हो जा रहा है। तो मेरे को 2 बेनिफिट रह रहे हैं कि ये मेरे को मेरे एडवाइजर ने बताया था कि सर आप सिर्फ ये ले लो, अभी आप ना टर्म प्लान है ना तो ये क्योंकि लोग कहते हैं कि इन दोनों को अलग रखना चाहिए, तो इसमें दोनों ही पॉइंट में आप प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा बताइए। और जैसे आपने बोला कि एज रिलेटेड भी हेल्थ, मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट है, तो हम लोगों ने हेल्थ के हिसाब से लेके टर्म नहीं लिया, तो हमने 95 लाख का कवरेज यहाँ पर ले लिया जो मेरे हेल्थ मतलब ये फाइनेंशियल एडवाइजर ने हमें बताया। तो मुझे मतलब ये अच्छा है या एक तरह से आप क्या एडवाइस डिपेंड करता है मैम, जैसे मैंने कहा रिस्क प्रोफाइल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, वैसे ही क्या प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसे आपने बहुत सही कहा मैम कि आज इस एज पे मेरा लाइफ एश्योर्ड जो अमाउंट बन रहा है टर्म का वो बहुत महंगा बन रहा है, जो पैसा मुझे नहीं आना, वर्सेस ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान या हम यूलिप कहते हैं, जहाँ पे मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे एक लाइफ कवर भी मिल रहा है, प्लस ये पैसा मैं मार्केट में डिप्लॉय कर रहा हूँ जहाँ से मुझे ग्रोथ मिल रही है। तो मार्केट में मुझे ग्रोथ मिल रही है, प्लस आपके पास एक एडवाइजर है जो कि किस फंड में लगाना है। यूलिप के अंडर भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, अग्रेसिव फंड, मॉडरेट फंड, बैलेंस फंड, कहाँ कैसे पैसा मार्केट के हिसाब से लगाना है वो मैनेज कर रहे हैं। यूलिप के 2 बेनिफिट्स हैं, 2.5 लाख तक का जो प्रीमियम आप इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो भी रिटर्न्स आपको सर मैच्योरिटी में मिलेंगे सारे के सारे टैक्स फ्री होंगे। ये हमें बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स फ्री है मतलब कुछ ना, मतलब टैक्स नहीं पे करना उस गेन्स पे, आपको मार्केट के रिटर्न्स मिल रहे हैं 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में, लेकिन आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना, आपको लाइफ कवर भी मिल रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि चार्जेस। तो अगर मेरे यूलिप में मुझे चार्जेस कम है या मुझे वो चार्जेस वापस मिल जा रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। ओके। लेकिन अगर वो वहाँ पे मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सपोज मैं बहुत ज़्यादा चार्ज उस यूलिप को लेने में कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरे लिए एक चैलेंज है। तो आपको वही प्लान्स लेने चाहिए जहाँ पे आपके चार्जेस या तो कम हो या आपको वो चार्जेस आपके वापस मिल। तो वो हम थोड़ा डिसाइड करेंगे, वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है, प्रोडक्ट ही डिसाइड करेगा। जी। तो एक अच्छा प्रोडक्ट लेना, यूलिप में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, वो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हमें समझाएंगे और उसके हिसाब से बहुत वैरायटीज है। तो अच्छा ओके, तो वो आप फिर वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता देगा और आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। बिल्कुल। ओके ठीक है, राइट। अच्छा, अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई। एक लास्ट में पॉइंट, जैसे फियर ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब मुझे भी पहले रहता था, मैंने भी फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स और इसमें किया। मेरे फादर को मैं कई बार समझाती हूँ तो कहते नहीं हम एफडी में ही लगाएंगे, जो आपने बोला ओल्ड एज, और कई बार आपने बोला कि ओल्ड एज लोग भी जवानों की तरह इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहेंगे कि क्या राइट एज पे उन्हें क्या करना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कि जैसे हमारी इंडियन मेंटेलिटी पैसा डूबे नहीं हमारा, और प्रीमियम पे जैसे 10-12% का रिटर्न आ रहा है तो बहुत अच्छा है, पर कैपिटल भी एटलीस्ट सेफ रहे। तो म्यूचुअल फंड में कैपिटल सेफ रहता है कि उसमें कैपिटल का भी लॉस जाने का हमारा चांसेस रहता है? कैपिटल, जैसे मैंने कहा, टाइम बहुत मैटर करता है। अगर 3 साल से पहले मैं सोच के चल रहा हूँ तो मेरा कैपिटल लॉस होने के चांसेस हैं। ओके। 3 साल से अगर मैं ज्यादा सोच के चल रहा हूँ तो मेरे कैपिटल लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या कम है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ। फियर ऑफ इन्वेस्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों ने सर बहुत सारे स्कैम्स हुए इंडिया में। हमारा 2008 में क्राइसिस जो चैलेंज आए, सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम हुआ, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, ये सब स्कैम्स में लोगों ने बहुत हाथ जलाया। तो उससे क्या होता है, एक फियर रह जाता है, और ऐसा फियर होता है कि हमें खुद भी नहीं करूंगा और करने भी नहीं दूंगा किसी को। तो एक और ये जरूरी नहीं कि वो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हो, उन्होंने पढ़ा होगा, वो एक इंफॉर्मेशन के थ्रू भी हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। तो आज की डेट में सर, जैसा मैंने बताया पहले, रेगुलेटर्स काफी स्ट्रांग हो गए, मार्केट बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई, और इंटरनेट के उससे इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत क्लीन है। मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं इतना पता है कि 46 कंपनीज ही हैं जो म्यूचुअल फंड बनाती है, मैं इन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इतना मैं कुछ भी आज गूगल करके इंफॉर्मेशन उससे ले सकता हूँ। देन देयर आर वेरियस मेथड्स टू चेक कि सपोज मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर एक म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ, तो हर के लिए यूनिक फोलियो नंबर बनता है। तो उस फोलियो नंबर को मैं अपने लिए भी चेक कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने आज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने HDFC का टॉप 100 फंड में 10,000 रुपए की SIP करी ना, तो उसका एक फोलियो नंबर मुझे मिलेगा। अब वो फोलियो नंबर मेरे एडवाइजर ने अगर मुझे दिया, मैं एडवाइजर की वेबसाइट पर चेक कर सकता हूँ। HDFC के वेबसाइट पे भी उस फोलियो नंबर के अगेंस्ट अपना नाम और सब कुछ डिटेल्स चेक कर सकता हूँ।
और एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि कैम्स और के फिनटेक का KRA, जो कि रजिस्ट्रार होते हैं जो हर चीज को नोट करते हैं कि किसके नाम पे क्या क्या यूनिट्स है। ये रिपीट करिएगा प्लीज। जो यूनिट्स मिल रही हैं सर मुझे म्यूचुअल फंड की, उसको नोट करने के लिए रजिस्ट्रार्स हैं। रजिस्ट्रार्स हैं, ओके। उनके उस पे भी मैं अपने डेटा को वैलिडेट कर सकता हूँ कि ये मेरे नाम पे ही इन्वेस्टेड है, ये मेरे नॉमिनीज हैं, इतने यूनिट्स मुझे एलोकेट हुई हैं। ओके, तो मेरे पास चेकिंग के भी 100% ट्रांसपेरेंट है ये तो। 100% ट्रांसपेरेंट है, तो मेरे पास ट्रांसपेरेंसी आ गई। दूसरा रिड्रेसल, अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो मेरे पास सेबी है, मैं सेबी कंप्लेंट कर सकता हूँ और उसका रिड्रेसल बहुत क्विक होता है। ओके जी, तो बहुत जो सिस्टम एंड प्रोसेसेस है वो काफी स्ट्रांग हो गए। तो ये फियर ऑफ इन्वेस्टिंग से थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस मिला है। और मैं हमेशा अपने दोस्तों और व्यूअर्स और क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ, ज्यादा से मत स्टार्ट कीजिए, कम से स्टार्ट कीजिए। सिस्टम और प्रोसेस को समझिए, हैबिट में लेके आओ। तो आप 5000 से स्टार्ट कीजिए, उतने अमाउंट से स्टार्ट कीजिए जो आप वैसे ही स्पेंड कर देते हैं। मतलब जैसे अभी एड्स भी देख रहे हैं, बस में कुछ दोस्त जा रहे हैं कि मैंने 500 रुपए डाल दिए महीने के, वो भी है क्या? वो भी आप 500 रुपए के SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कितने से भी अमाउंट शुरू कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 500 रुपए से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे एक्सपेंसेस देखें, अपना सिस्टम देखें, बेंचमार्क बना के फिर हम लोग आगे बढ़े। ग्रोथ देखिए उस पे, कैसे आपको कंफर्टेबल ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही। एक बार निकाल के भी देखिए कि आपके अकाउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको जब आप पूरे सिस्टम को देख लेंगे ना तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, फियर खत्म हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, निकाल के भी देखिए, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही प्लान्स अच्छे लगते हैं जिसमें मैं निकाल पाऊँ बाद में। मतलब मैं भी 20 साल के प्लान नहीं लेना चाहती, मतलब शॉर्ट टर्म 5 इयर्स 3 इयर्स, मतलब आई वांट कि वो वापस आ रहा है कि नहीं। 20 साल किसने देखे हैं, तो वो चीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार विड्रॉ करके भी देख लीजिए आप, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा साइकिल कैसे काम कर रहा है। तो उसके बाद मेरा आधा फियर तो यहीं खत्म हो गया। एक कॉम्पिटेंट एडवाइजर होगा तो मुझे सही मेरे को गाइड करेगा। दूसरा, मार्केट का डेटा देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, सेंसेक्स ने लास्ट 40 साल में 15% का रिटर्न आराम से दिया है, इतने सारे स्कैम्स के बावजूद। तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो ये आप थोड़ी चीजें लेके आप ये मतलब इस बात से क्लियर हो सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें स्कैम्स होने मुश्किल है। स्कैम्स नहीं होंगे, अब फिर आपको कितना रिटर्न चाहिए, वो आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करना, उस पर डिपेंड करेगा। जो अभी हम लोगों ने आज पूरा एक खत्म करा है। ऋत्विक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इससे अच्छा टॉपिक मुझे नहीं लगा, बिकॉज मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनेंशियल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ अब आपसे ये चाहूंगा कि आप दर्शकों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए हम लोग क्या एक टेक होम मैसेज देंगे जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ में हम लोग काम करते हैं। तो प्लीज आप बताएं, मतलब वो 4-5 पॉइंट्स पे ध्यान दें उस हिसाब से। थैंक यू सो मच पहले मुझे बुलाने के लिए, बहुत मज़ा आया, एक बहुत अच्छा डिस्कशन हमने किया। मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि पहला, जितना जल्दी हो सके, बेशक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा, एक अच्छे कॉम्पिटेंट वेल्थ मैनेजर को अपॉइंट कीजिए अपने लिए, जो आपको हर प्रोडक्ट और मार्केट्स के बारे में ब्रीफ कर सके। अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझिए, आपके क्या क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल को हमेशा समझिए और उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। एक बार पूरे सिस्टम प्रोसेस को समझने के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे आप स्टार्ट कीजिए। एंड ये करने से आप अपने फाइनेंशियली जब टेंशन फ्री हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ, आपकी स्माइल पे फर्क पड़ेगा। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ और स्माइल, हम डेंटिस्ट हैं तो स्माइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी स्माइल अच्छी करने के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए आप जो है हमेशा धातु चर्चा पर जो है जुड़े रहें। और धातु चर्चा है ना, बहुत एक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक को जो है कवर कर रहा है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब मुझे करें और इसको इतना शेयर करें कि लोग अपनी हेल्थ के लिए जो है अब अवेयर हो। और वो हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, जीवन में सब कुछ है, जीवन में सब कुछ है। अगर हेल्थ नहीं है तो एक मर्सिडीज के अंदर भी बैठ के खाना खाने का ना आनंद नहीं आएगा। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 17 साल की प्रैक्टिस में बता सकता हूँ आज कि हेल्थ के आगे कुछ नहीं है। मैं अपने लिए भी काम करना अब शुरू कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे अब ऐसा लगता है कि इतना
एज हो रहा है और अगर मैं हेल्थ पे काम नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धांसू चर्चा पे हमेशा जुड़े रहे और धांसू चर्चा आपको ऐसे ही बड़े बड़े स्मार्ट और अच्छे टॉपिक्स अपने लाता रहेगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब। थैंक यू ऋत्विक जी, थैंक यू सो मच मैम।